भी आप वाइट हो जाओ ना, फिर भी ऐसा लगता है मुझे ऐसा लगता है अभी मैं थोड़ी और वाइट हो सकती हूँ। आपका या मेरा या इनका कॉम्प्लेक्शन फेयर ना होता तो क्या तब भी हम वही बातें करते जो अभी हम कर रहे हैं? रोशनी जो दिल की है वही चेहरे पे चमकती है, मुर्दा दिल को तो आफताब भी रोशन नहीं करता। कौन से प्रोसीजर्स हैं या कौन सी ऐसी स्किन केयर रूटीन्स हैं जो कि वो घर बैठे भी अपनाएं? मुझे लगता है कि अल्लाह ताला खूबसूरत और खूबसूरती को पसंद करता है। हेलो अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ मी फ़िज़ा रियाज एंड आई एम वजाहत खान। और आज के पॉडकास्ट में हमारे साथ एक बड़ी स्पेशल किस्म की गेस्ट मौजूद हैं जो कि मेरी हम नाम एक तरीके से हम सर ने। अच्छा, गेस्ट का तारुफ करवाने से पहले हम अपने व्यूवर्स को स्पेशल बताएंगे। आपको पता है कि पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला क्या है? पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला ये है कि लड़कियों को पसंद का लड़का नहीं मिलता और लड़कों को पसंद की लड़की नहीं मिलती। नहीं, ये उससे रेलिवेंट है, लेकिन सबसे बड़ा मसला ये है कि खूबसूरत दिखना है और गोरा चिट्टा दिखना है। चिट्टा कहते हैं ना, चिट्टे सफेद आटे की तरह दिखना है जी। लड़का हो लड़की, लड़कों के लिए वैसे अब यही है। पाकिस्तान में खूबसूरती का पैरामीटर यही है। स्टैंडर्ड यही है कि आपने गोरा चिट्टा नजर आना है, चाहे आप मुख्तलिफ किस्म की क्रीम्स लगाएं, टोटके लगाएं। और माशाल्लाह कई दफ़ा तो ऐसे ऐसे टोटके लगाते हैं कि इतना हिस्सा गोरा हो जाता है, मल्टी शेडेड, इतना हिस्सा काला है। हाथ जो हैं वो सांवले हैं और पाँव, वो पूरा बंदा जो है ना मल्टी शेडेड किस्म का हो जाता है। पाँव उनके होते हैं ब्लैकिश टाइप के, इस तरह हो जाते हैं। अच्छा, मुंह जितना सफेद होता है, हमारी लड़कों का भी यही मामला है। अक्सर हम लोग जब प्रोग्राम करते हैं तो चेहरा इतना वाइट आ रहा होता है, वो बेचारे हाथ छुपा रहे होते हैं कि पकड़े ना जाए ना। हाथों पे भी कुछ लगा लो, ऐसे मत करें। खूबसूरती के स्टैंडर्ड्स हमने रखे हैं, लेकिन ऐसे कुछ लोग मौजूद हैं जो कि आपको सही मायनों में खूबसूरत भी बना सकते हैं, आपको वाइट भी बना सकते हैं, जैसा कि हमारा ब्यूटी का स्टैंडर्ड है पाकिस्तान के अंदर। तो ऐसी एक प्यारी सी मेहमान हमारे साथ मौजूद है। बिल्कुल, और बना भी सकते हैं और उस तरह बनाएंगे कि आपकी स्किन जो है वो ग्लो भी करेगी, वरना ऐसा होगा ना वाइट करने के चक्कर में हमारी स्किन का ही काम खराब हो जाता है। तो विदाउट एनी डिले हमारे साथ है डॉक्टर सहरिश रियाज जो कि एस्थेटिक मेडिकल प्रैक्टिशनर है, हमारे साथ मौजूद आज पॉडकास्ट में। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर सहरिश, हाउ आर यू? आई एम वेरी वेल। अच्छा, आपके फेस पे इतना ग्लो है, माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। एक तो आप वैसे खुद इतनी प्यारी हैं, इतना ग्लो। अब हमारे जैसी लड़कियां जिनको ऐसा ग्लो चाहिए है, क्या करें? जहाँ पे सास की बातें भी सुननी है, शौहर की बातें भी सुननी है, सारा दिन चूल्हे के आगे भी खड़ा होना है, खाने भी सब बनाने हैं, लेकिन कैटरीना कैफ की तरह रात को या किसी फंक्शन में लड़की इतनी प्यारी और ग्लो उसी तरह रहना चाहिए। फिजा, ये मोस्ट आस्क्ड क्वेश्चन है अबाउट ग्लो। अब ये ना कहिएगा कि ग्लो अंदर से आता है और टोट के सारे छुपा ले। टू बी ऑनेस्ट, दैट्स ट्रू आल्सो, अंदर से आता है। देखे ना, सही राज नहीं बताना, सही राज नहीं बताना। इसमें एक हकीकत तो है किसी हद तक कि ग्लो अंदर से आता है, लेकिन उसके अलावा क्या कुछ आप फेस पे अप्लाई करते हैं? अंदर से आने का मतलब ये होता है ना कि जो आप खाना खाते हैं वो आपका थोड़ा सा हेल्दी लाइफस्टाइल, खाना बहुत ज़्यादा इफेक्ट करता है जितने भी स्किन के प्रॉब्लम्स हैं या इन्फ्लेमेटरी डिजीजेज हैं। तो खाना प्लस अच्छी चीज़ें लगाना फेस पे, दैट क्रिएट्स अ वेरी नाइस स्किन। अलॉन्ग विद दैट, अगर हम एस्थेटिक्स मेडिसिन पे बात करें तो स्किन केयर ब्रांड्स अब इतने ज़्यादा इवॉल्व हो गए हैं। जैसे मैं आपको भी डिस्कस करी थी ना कि ऐसी ऐसी प्रोडक्ट्स आ गई हैं जिसमें ट्रीटमेंट्स की वो जो फ्रीक्वेंसी है उसने कट डाउन कर दी है। तो ऐसे ऐसे घर में लगाने वाले सीरम्स हैं जिन दैट्स एक्ट्स लाइक अ फूड फॉर स्किन। तो वो अगर आप लगाते हैं रेगुलरली तो आपकी स्किन ग्लो करती है। अच्छा, आगे जाने से पहले ना मैं बड़ा एक इंटरेस्टिंग सा चीज़ को हाईलाइट करना चाहूँगी। जैसे हम ये पॉडकास्ट से पहले भी एक इतनी लॉन्ग डिबेट हमने की है ना कि एक अच्छा मेल एस्थेटिशियन सबसे अच्छा होता है या फीमेल होता है, क्योंकि अब इतने ज़्यादा मेल डॉक्टर्स भी आ गए हैं इस फील्ड में और लड़कियां वहाँ पर भी जाती हैं, लड़कियां फीमेल्स के पास भी आती हैं। तो व्हाट डू यू थिंक, अच्छा कौन सा लड़कियों के लिए? इन माई पर्सनल ओपिनियन, इट्स नॉट कि आई एम बीइंग बायस्ड, मुझे लगता है कि फ़ीमेल जो है उसकी एस्थेटिक सेंस बहुत अच्छी होती है। फीमेल्स आप देखें ना, वैसे भी हिस्टोरिकली भी जितनी भी फीमेल्स हैं दे वर रिलेटेड विद ब्यूटी बिजनेस, तो दे हैव अ वेरी गुड सेंस। लेकिन जिस एंगल से मर्द लड़की की देख के तारीफ कर सकता है ना, वो मैं तो उसमें यही कहूँगा, लड़की भी यही चाहती है। इसका ये मतलब नहीं है, आप, मेरी ये पर्सनल ओपिनियन है, मे बी यू मे डिफर, बट हकीकत ये है कि लड़की की जो तारीफ लड़का करता है तो मेरा क्या लड़की उस पर ज्यादा रिलाई करती है एज कम्पेयर टू गर्ल। अगर लड़की को कॉम्प्लीमेंट करने में एग्जैक्टली दोनों चीज़ों में डिफरेंस है ना। हम बात कर रहे हैं कि एस्थेटिक्स जो प्रोसीजर्स फीमेल्स करती हैं
इन अकॉर्डिंग टू माई ओपिनियन आई थिंक दे आर बेटर एट देयर वर्क। असल में पता नहीं तो मेल डॉक्टर क्यों नहीं कर सकता, मैं यही मेल पूछ कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते, बहुत ज़्यादा मेल्स कर भी रहे हैं। बट आई फील एस्थेटिक्स में आपकी आर्टिस्टिक सेंस बहुत काम करती है, और एक फीमेल को पता है कि इस पे कौन से लिप्स अच्छे लगेंगे, या कौन से हम इसका स्किन टोन कैसा होना चाहिए, और कौन से इंजेक्टेबल के साथ किस तरह से कंट्रोलिंग करनी है। born with that art. Yes. लड़कों को पढ़ना पड़ता है, सीखना पड़ता है, हमारे अंदर से पैदा होती है। आपने देखा छोटी छोटी बच्चियां अपनी मामा का मेकअप टॉयज ले रही होती है, उसके साथ खेल रही होती है, तो एक फीमेल के अंदर एक इननेट एस्थेटिक्स नैक होता है उसके अंदर। अब डिफर नहीं करे, आप माने। मेरा ये ख्याल है कि ये पर्सन टू पर्सन भी वेरी करता है ना, किसी मेल की भी आर्टिस्टिक सेंस बहुत प्रिवेल करती है। एग्जैक्टली, इफ आई थिंक इफ अ मेल इज वेरी पैशनेट टू क्रिएट दैट क्राफ्ट, तो ऑब्वियसली यू कैन। अच्छा, अभी स्किन वाइटनिंग के जैसे हम बात कर रहे थे कि वाइटनिंग बहुत ज़्यादा है और हर कोई वाइटनिंग की तरफ जाता है, तो वाइटनिंग से ही सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। इवन हम देखते हैं हमारे पाकिस्तानी एक्टर एक्ट्रेसेस जो पहले बिल्कुल नॉर्मल से थे, अब उनके स्किन, फहद मुस्तफ़ा को देखें, सबा तंवर को देखें, मतलब अब तो बकायदा इवन इंडिया की भी आप आलिया भट्ट की पिक्चर्स ले, माय गॉड, दीपिका को देखें आप, ये काजोल को देख लें, बेशुमार ऐसे नेम्स हैं। तो ये सब आई थिंक सारे वाइटनिंग इंजेक्शंस के बाद ही हैं, या ये भी फायजा ब्यूटी क्रीम की प्रोडक्शन? नहीं, स्किन लाइटनिंग इंजेक्शंस के ज़्यादा है, जो मैंने खुद भी इस पे देखा है। दे हैव गॉन थ्रू अ लॉट ऑफ डोजेज ऑफ ग्लूटाथायोन। ग्लूटाथायोन बेसिकली एंटीऑक्सीडेंट है। अगर आप इसको एक प्रोफेशनल से अपने हेल्थ केयर के मशवरे के साथ सही अमाउंट में ये डोजेजेस कराते हैं, तो ये बहुत अच्छा एक स्किन लाइटनिंग कर देता है। लॉन्ग टाइम है ये काफ़ी? नथिंग इज परमानेंट, नथिंग इज लॉन्ग लास्टिंग, बिकॉज आप अगेंस्ट द नेचर काम कर रहे हैं ना। आपको नेचर ने जो कॉम्प्लेक्शन दिया है, आप क्या कर रहे हैं, आप कह रहे हैं मैं 2 या 3 टोन्स, चलो मैं लाइटर हो जाता हूँ। बीइंग इन्फ्लुएंस्ड बाय द वेस्टर्न कल्चर्स, आई डोंट रिकमेंड दिस अप्रोच। मुझे लगता है कि ब्यूटी में जो है डाइवर्सिटी होनी चाहिए। खुद अब कुछ लोग थ्रू सोशल मीडिया एजुकेटेड भी हो रही हैं, फीमेल्स, लाइक एवरीबडी इज़ नॉट गोइंग फॉर द वेरी वेरी फेयर कॉम्प्लेक्शन, क्योंकि एक वो भी एम्बेरसमेंट भी होती है ना आजकल, वो एक स्टिग्मेटाइज हो जाती है कि शी हैज़ गॉन थ्रू सम प्रोसीजर। अच्छा, पाकिस्तान में इससे अगर हम लोग ये डिनाई करें कि गोरा रंग पसंद नहीं किया जाता है, बाज़ दफ़ा लड़कियों की ज़रूरत भी बन जाती है, लड़कों की भी, क्योंकि डिमांड ऐसी होती है रिश्तों को लेकर, या वैसे लाइकिंग डिसलाइकिंग में इसका बहुत अहम फैक्टर होता है। मुझे लगता है कि आप एक हेल्दी कॉम्प्लेक्शन को प्रमोट करें। मैं ये नहीं कह रही कि बिल्कुल ही आप फॉलो ही ना करें, आप धूप में जा जाके अपने आप को टैन करें गोरों की तरह, ऐसा कुछ नहीं है, बट इस चीज़ को बहुत ज़्यादा ओवर रेट ना करें। अच्छा, लड़कियां आपके पास आती हैं तो वो क्या खुद सेटिस्फाई होती हैं जो उनका कॉम्प्लेक्शन है, या सिर्फ सोसाइटी के डायलेमा की वजह से, या रिश्ते नहीं हो रहे इस वजह से वो आती हैं? सेकंड रीजन इज मोर प्रिविलेंट, क्योंकि ज़्यादातर रिश्तों का मसला है। फिर जो डिमांड्स हैं पूरे ससुराल इन लॉज में, वहाँ पे भी वही है कि लड़की जो है ना वो फेयर होनी चाहिए। अच्छा, सो इट कॉजेज आई थिंक सोसाइटल प्रेशर मोर। अच्छा, इससे ज़्यादा मुझे जो वर्स्ट चीज़ ये लगती है ना कि अगर आप, मतलब पता नहीं सोसाइटी में हमारी कल्चर कहाँ से आया है, बाकायदा लड़के वाले लड़की के घर जाते हैं और उसके बाद मुंह पे उनको लड़की को या कह के जी हमें लड़की पसंद नहीं आई, लड़का पसंद नहीं आया। तो ये जो कल्चर है, इससे ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिटी आपकी जो है ना वो खुलकर सामने आती है, और ये चीज़ें लड़कियों को ज़्यादा कॉम्प्लेक्स में मुब्तला करते हैं। मैं ये कहूँगी कि आप लोग इतना अच्छा पॉडकास्ट वगैरह करते हो, इस तरह के ट्रेंड्स को थोड़ा सा डिस्करेज करें अपने किसी ना किसी शो में। यू शुड सेट सम हेल्दी ट्रेंड्स, ताकि ऐसे लोगों का माइंडसेट जो है ना, दे हैव टू चेंज। नहीं, वैसे बहुत इंसल्टिंग सा होता है ना, बाकायदा आप घर जाते हैं। इफ अ मेल, आई आस्क यू, मेल पर्सपेक्टिव से मर्द क्यों गोरे रंग को प्रेफर करता है? व्हाट डू यू थिंक? लड़की की डिमांड होती है। लड़की की डिमांड? एग्जैक्टली, जिस तरह लड़का खूबसूरती मेल क्यों कहता है कि लड़की, अच्छा लड़की को गोरा रंग, ऑब्वियसली हाँ। मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान में एक स्टिग्मा है ना, जिसका एक ट्रेंड सेट है कि लड़की खूबसूरत होती है। हम ब्राउन पीपल है ना, तो वैसे एक कॉम्प्लेक्स होता है कि गोरे लोग पसंद होते हैं। तो हर लड़के की आप एकेडमिकली इसको निगेट करें वो अलग बात है, लेकिन जो परसेप्शन है, जो रियलिटी है, वो यही है कि लड़की सफ़ेद होनी चाहिए। अब तो लड़की को छोड़े, लड़कों के ये तकाज़े हैं। अब लड़के पार्लर जाते हैं, लड़कियों की डिमांड पर लड़के मैनी पैडी करवा रहे होते हैं, क्या कुछ करवा रहे होते हैं। क्वेश्चन इज दैट कि लड़की खूबसूरत हो जाए, सफेद हो जाए, और मुझे तो लगता है ब्यूटी लॉन्ग लास्टिंग भी नहीं होती। आप मिस वर्ल्ड वगैरह अपनी पुरानी उठा के देख लें, इन देयर लेट एज मतलब खत्म हो जाती है। और ये एक इतना सुपरफिशियल सा क्राइटेरिया है इवन फॉर अ मैन कि लड़की जो है वो गोरी होनी चाहिए। मतलब उसके साथ आई थिंक किसी के साथ अगर अपनी जिंदगी गुजारनी है तो इनर ब्यूटी मैटर्स मोर। हाँ, अपीयरेंस एक हद तक मैटर करती है, लेकिन उसके बाद अच्छा, आप चूंकि ज़्यादा क्लाइंट्स को ऐसे देखते हैं, इनसाइड स्टोरीज जब वो आपको बताते
बताते हैं कि क्यों वो इस तरह से वाइटनिंग इंजेक्शंस की तरफ आ रहे हैं और वाइटनिंग की पूरा तरफ एक अलग डिपार्टमेंट है जो कि साइकोलॉजी बेस्ड है, क्योंकि आप जितना मर्जी आई हैव स्टॉप डूइंग लैश एक्सटेंशंस, मैंने अपने सोशल मीडिया पे भी पोस्ट किया था। लड़कियां इतनी स्टबर्न है, वो रिसेप्शनिस्ट के पास जाके कहती हैं नहीं हमने फिर भी करानी है डिस्पाइट ऑफ द साइड इफ़ेक्ट्स। एक पता है एक प्रोसीजर जो है वो हमने फॉर रिलीजियस रीज़न भी फॉरबिड किया, और उसके अलावा उसको जो उसके साइड इफ़ेक्ट्स भी थे कि अपनी लैशेस भी उतर रही हैं, वो सारा कुछ समझाते भी हैं, बट स्टिल सम पीपल आर वेरी स्टबर्न। नहीं, ये रिलीजियस रीज़न क्या कि आई लैशेस को आप एक्सटेंड नहीं कर सकते? हदीस है ना इस पे, तो अगर उसको हम एक्सप्लेन करें तो इस तरह है कि हज़रत अस्मा रज़ी अल्लाह अन्हा आती हैं हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास, तो वो कहती हैं कि मेरे पास एक लड़की आई है, उसके मीज़ल्स की वजह से हेयर फॉल हो गया, तो क्या मैं उसको एक्सटेंशंस दे सकती हूँ? तो तब उन्होंने बोला था कि दोज वुमेन आर कर्सिड, जिनको जो एक्सटेंशंस लगाती भी हैं और जो लगवाती भी हैं। तो लैश एक्सटेंशंस, हेयर एक्सटेंशंस फॉर रिलीजियस पर्पस आई थिंक वन शुड अवॉइड अनटिल अनलेस आपको कोई क्लिनिकल प्रॉब्लम नहीं है। जैसे आपको एलोपेशिया यूनिवर्सैलिस एक बीमारी है, उसमें होता ही है कि लैशेस और आपके सारे ब्रोज और आपके पूरे बाल झड़ जाते हैं। इन दैट केस यू कैन वेयर इट, वो एक आपकी नीड है, बट डोंट हैव इट फॉर द फैशन पर्पस। अच्छा, ये वैसे हाउ मॉडेस्ट यू आर कि आपने एक तो एजुकेट किया है हमारे व्यूअर्स को भी। वी हैव बीन डूइंग इट, मुझे खुद भी नहीं पता था, बट मैंने थोड़ा सा जब उसको पढ़ना शुरू किया तो देन आई रियलाइज्ड कि नहीं, जो जिस चीज़ पे तो डायरेक्ट आ गया ना, इसमें कुछ हमने अपने आप से अमेंड नहीं किया। मुझसे बहुत सारे लोगों ने बहस की इस बारे में ना, तो इस तरह से आप करेंगी तो वो तो सारी ये चीज़ें बंद हो जाएंगी, ऐसा नहीं है। तो वैसे बहुत बड़े बड़े ऐसे पार्लर्स हैं जो कि खुद दे रहे हैं अपनी एग्जैक्टली हेयर एक्सटेंशन और अपने बालों की, मतलब बड़ा वो इन ट्रेंडिंग में है, फैशन में है, बड़ी एक्टर एक्ट्रेसेस वो इस तरह की यूज कर रहे हैं। Again, that's forbidden. Exactly. लेकिन ये बड़ी चीज़ है कि कमर्शियल चीज़ को आप रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से देख के करना, तो ये बड़ा इंकरेजिंग है। मैं वही तो कह रही हूँ, हमें अपना माइंड सेट और अपना वो जो लेंस है ना, अगर हम अपने दीन की तरफ से थोड़ा सा उसको देखिए ना, तो आपकी बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो जाती है, इंक्लूडिंग दिस ब्राइटनिंग कॉम्प्लेक्शन। मैं ये बात कर रही थी कि एक चीज़ जैसे नेचर के अगेंस्ट हम जा रहे हैं, आपने जैसे अभी बोला, तो फिर तो ये भी रिलीजियस के ऑपोजिट हो जाएगी कि अल्लाह ताला ने आपको जिस कॉम्प्लेक्शन के साथ भेजा है या जिस तरह आपको बनाया है, या बोटॉक्स करवा रहे हैं या आप अपनी सर्जरी करवा रहे हैं, तो वो भी आप नेचर के अगेंस्ट जा रहे हैं, चेंज ऑफ क्रिएशन की बात कर रही हैं। अच्छा, इसमें ना 2-3 चीज़ें हैं। अभी जो रिसेंटली भी माय कज़न इज़ डूइंग रिसर्च फॉर ये इस्लामिक लॉ में, तो उसका तो टॉपिक ही एस्थेटिक्स और ये प्लास्टिक सर्जरी का था। देन शी हैज़ सेंट मी सम केस स्टडीज़ ऑल्सो। तो उसमें जो दुनिया के 6 इस्लामिक स्कॉलर्स हैं, उन्होंने कंसेंसस प्रोवाइड किया है कि कौन से प्रोसीजर्स हैं, आप उनको कह सकते हैं कि हिलाल हैं, और कौन से प्रोसीजर्स हैं जो फॉरबिडन है, जो आप नहीं कराना चाहिए। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अगर एक लड़की की ऑलरेडी ठीक है, बट वो कहती है कि मुझे हलीमा सुल्तान वाली एक नोज चाहिए, तो दैट इज फॉरबिडन, बिकॉज वो आप अनग्रेटफुल हो गए हैं। अगर आपको वैसे ही कोई नेजल हम्प है या डिफेक्ट्स हैं, तो यू कैन गो फॉर द फिलर्स और इवन फॉर द प्लास्टिक सर्जरी। अच्छा, वैसे ये बात आपकी यहाँ से भी ले सकती है, इस्लामिक और रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे याद आया है कि वैसे तो यह कि इलाज की गर्ज से आप हराम चीज़ भी खा सकते हो अगर किसी को कुछ मसला है, और जब आपकी नीड है। सेकेंडली फिजा, आपकी इंटेंशन बहुत मैटर करती है। फॉर एग्जांपल, अगर एक लड़की जो है अपने हस्बैंड के लिए करा रही है, या अपने किसी इंडोर्स वो है, अपनी ब्यूटी को उस तरह से फ्लॉन्ट नहीं करी कि मैं अपनी फ्रेंड्स को जो है, मेरी ये इंटेंशन है कि मैं जाके उनको किस जेलस करूं और मैं बड़ी सुपीरियर लगूं, सो दैट्स अ रॉन्ग कॉन्सेप्ट। इंटेंशन बहुत मैटर करती है कि इंसान की जो नीयत है उसके अमल से बेहतर होती है, आपकी इंटेंशंस बहुत मैटर करती है। अच्छा, लेकिन मुझे ये बताएं कि अब जिस तरह आपने कहा कि इस्लाम में फॉरबिडन है ये आई लैशेस को या एक्सटेंशंस को लगाना, बट एक लड़की जिसकी अपीयरेंस की वजह से उसके रिश्ते नहीं आ रहे हैं, बिल्कुल वो करवा सकती है। वो बेचारी क्या करे, सोसाइटी को फॉलो करे, उसने रिश्ता भी करवाना है। देखिए, 2 कैटेगरीज है। अब जिसका रिश्ता नहीं हो रहा, ऑब्वियसली उसको लेजर हेयर रिमूवल, अगर उसकी बहुत हेरी एक बच्ची है तो उसको ये सारी चीजें, ये बिल्कुल मना नहीं है। इस्लाम इज वेरी ब्रॉड। हम लोगों ने खुद क्लास्ट्रोफोबिक कर करके ये भी नहीं हो सकता, वो भी नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। आप बिल्कुल करवा सकते हैं वो सब प्रोसीजर इफ योर इंटेंशन इज पॉजिटिव। इंटेंशन की बात आ रही है, आपने तो मना कर दिया कि अब जेलस नहीं करवाना, शादियों पे जाके दिखाना नहीं है कि हम क्योंकि हमारी पूरी सोसाइटी जो है ना, स्पेशली इन इंडो पाक, आई थिंक इंडिया में भी ऐसे ही है। तो आई हैव सीन द डिफरेंस
डिफरेंस, वो क्या इतने इतने पैसे दे आर स्पेंडिंग मिलियंस जस्ट टू मेक अदर पर्सन। और यही तो होता है कि आप शादी में जाते हैं, सबसे प्यारी है कॉलेज में लड़की, ग्रुप की सबसे प्यारी वाली लड़की ये वाली है। हम एक और बात भी बताते चले अपनी ऑडियंस को, ये ना समझे हम बहुत एंटी कोई ब्यूटी हो गए। मुझे लगता है कि अल्लाह ताला खूबसूरत और खूबसूरती को पसंद करता है। वेल ड्रेस्ड होना, आपका बहुत अच्छे तरीके से अपने आप को प्रेजेंट करना, ये तो पसंद किया जाता है इस्लाम में कि अल्लाह जमीलु युहिब्बुल जमाल, खूबसूरत है खूबसूरती को पसंद करता है, लेकिन खूबसूरती के चक्कर में अपना बेड़ा गर्क तो ना करना, अपना बेड़ा गर्क ना करें, खूबसूरती के चक्कर में वाइटनिंग लगा बहुत ना करें, मत करें किसी भी चीज में। मेरे पास पेशेंट्स आती हैं, बिलीव मी, मैंने जब एक एम्स्टरडेम में कोर्स किया था अल्ट्रासाउंड स्किन का ना, हम उसमें देखते ये हैं कि सोनोग्राफी के जरिए कि स्किन के अंदर कितनी प्रोडक्ट पड़ी हुई है, कितने फिलर्स हैं। तो मैं उस वक्त अपनी पेशेंट्स को रिकॉल करती थी वो उस कोर्स करते हुए, तो मैं समझती थी कि ये मेरी पेशेंट्स हैं, अगर हम इन पे स्कैन करेंगे तो इनके अंदर से सारे हमें जेल्स ही जेल्स नजर आएंगे। एग्जैक्टली, सो डोंट डू ओवरडू। और जो इतने मोटे मोटे होंठ और ये क्या इतनी लंबी सी चिन पॉइंटेड और इस तरह Exactly. ये You won't believe I criticize this so much. बहुत एजुकेशन की जरूरत है, प्लस मुझे लगता है कि एडिक्शन भी हो जाती है, मोर की ना ग्रीडीनेस आ जाती है पेशेंट्स के अंदर, तो उस चक्कर के अंदर दे आर पफी एंड हैविंग अ लॉट ऑफ फिलर्स। अगर आप अभी टर्की में भी, जैसे मैं बाद में भी आपको बता रही थी कि जो ट्रेंड्स है दे आर बीइंग वेरी नेचुरल नाउ, पूरी दुनिया में, इवन कोरिया में अभी नेचुरल ब्यूटी ट्रेंड्स हैं कि अगर आपने चीज करवाई भी हुई है तो इट शुड लुक लाइक योर गुड वर्जन। ठीक है, वो उसको यूं नहीं, मैं देखूं आपका फेस और मैं कहूं उसने ये फिलर कराया, ये फिलर करवाया, इट्स नॉट अ ब्यूटी। ज्यादा है अब, इतने ज्यादा आप देखिए हर कोई हमें नजर आता है जिसने अपने लिप्स को स्पेशली जैसे रशियन लिप्स एक जमाने में बहुत ज्यादा, खैर मेरे अपने पेज पे भी हमने बहुत उसको प्रमोट किया और किए, बिकॉज वी वर सो मच इंस्पायर्ड बाय, क्योंकि वो रशियन लड़कियों से आ गई थी टेंटिंग टेक्निक, और उससे बहुत ज्यादा एक ऑब्वियस लिप्स थे। बट नाउ डेज एवरीबडी, इवन इन वेस्टर्न कल्चर, दे आर प्रमोटिंग द नेचुरलनेस इन ब्यूटी। ओके, अच्छा, फिर दूसरी मेरा ये ख्याल है कि शायद हम लोग ना इतने आर्टिफिशियल हो गए हैं, सेम लाइक हम अपनी जो अपीयरेंस होती है उस पर तो काम करते हैं, चाहे वो फेस हो, जो इनर ब्यूटी है हमारी किसी भी एंगल में, खाली फेस ब्यूटी की बात नहीं है, तो इनर सोल या इनर जो ब्यूटी है वो हमें देखने को नहीं मिलती है। शायद इतनी आर्टिफिशियल, तो आप सुनाए जी। है रोशनी जो दिल की है वही चेहरे पे चमकती है, मुर्दा दिल को तो आफताब भी रोशन नहीं करता। अरे वाह, अगर कायनात की खूबसूरती का राज जान जाए तो रोजाना एक नया सितारों से आगे जहां बनाए तू। अरे वाह, क्या बात है। दिल की जो हम बात कर रहे थे उसकी ब्यूटी, वही किसी ने कहा है ना कि जिंदगी जिंदा दिली का नाम है, मुर्दा दिल भी क्या खाक जिया करते हैं। सही बात है, सही अच्छा चीज ये तो है, लेकिन मेरा ये ख्याल है ना कि अगर हम हमारा घर भी है, हम चाहेंगे कि बाहर से जो उसकी आउटर लुक है ना वो बड़ी खूबसूरत दिखे, अंदर मकीन कैसे हैं, घरों की खूबसूरती मकान की तो मकीनों से होती है, उस पे कोई काम नहीं करता। उस पे एक ये सोच की बात है ना, जैसे हम एक नाइसली रैप्ड गिफ्ट आता है तो हम रैपर से देख के उसको बड़ा अट्रैक्ट होते हैं फॉर सम टाइम बीइंग, लेकिन मेन पर्पस क्या है कि जब वो गिफ्ट की किस किस्म का है, हम उससे यूटिलाइज हो सकता है कि नहीं हो सकता। तो वही बात है, हमारे बहुत सुपरफिशियल स्टैंडर्ड्स बन गए हैं, वी आर जस्ट लुकिंग जस्ट आउटर अपीयरेंस, और उसके अलावा जो साइकोलॉजिकल एडिक्शन हो गई है टुवर्ड्स ट्रीटमेंट्स, दैट्स वेरी डिसअपॉइंटिंग। अच्छा, एक डॉक्टर ऐसा कह रही है, हालांकि डॉक्टर्स तो खुद कहते हैं आए भाई हमें पैसे दे के जाए, जितने मर्जी ट्रीटमेंट करवाएं। इफ यू सी माय व्हाट्सएप, मेरी कुछ जो बहुत पुरानी पेशेंट्स होती हैं उनके साथ मैं डायरेक्ट इंटरेक्शन में होती हूं, सब डॉक्टर्स का आपका फटा हो जाता है, आप तो बाकियों की दुकान बंद करवाएं। आता है यू डोंट नीड इट एंड देन दे आर ऑलवेज आस्किंग सरिश तुम्हें क्या मसला हो रहा है, हमें ये कराना है। हां एग्जैक्टली, लिटरली नहीं, नथिंग इज यू नो। अच्छा, मैं आपसे अगर क्वेश्चन करूं कि आपका माशाल्लाह बड़ा कॉम्प्लेक्शन फेयर है, हर चीज़ है, वो तो नेचुरल है, अगर आपका कॉम्प्लेक्शन फेयर ना होता तो अभी तो बात कहना ज़्यादा आसान होती ना, आप या मैं, हम तीनों ये बात कह सकते हैं कि नहीं आपको वाइटनिंग की तरफ नहीं जाना क्योंकि हम ऑलरेडी वाइट हैं। अच्छा, हम अगर आपका कॉम्प्लेक्शन, एक सेकंड मैं इसको करेक्ट कर दूं, हम इसको डिस्करेज नहीं कर रहे, वाइटनिंग नहीं डिस्करेज नहीं कर रहे, मेरे एक्सेस की बात कर रहे हैं, एक्सेस की बात कर रहे हैं। मैं उसी एंगल से क्वेश्चन कर रहा हूँ को अगर आपका या मेरा या इनका कॉम्प्लेक्शन फेयर ना होता तो क्या तब भी हम वही बातें करते जो अभी हम कर रहे हैं? थोड़ा रियलिस्टिक अप्रोच के साथ देखें ना, उस अप्रोच में वो जिस पे
बीत रही होती है ना, उसी को पता होता है। आई थिंक हेल्दी चीज़ों को आपको ट्राई ज़रूर करना चाहिए, ठीक है। मतलब फॉर एग्जाम्पल अगर हम अपनी बात करते हैं, हमारा कॉम्प्लेक्शन नहीं है तो हम थोड़ा सा उसको लाइटनिंग की तरफ लेके जाएंगे विद द हेल्प ऑफ आवर होम रिजीम, जो स्किन केयर की प्रोडक्ट्स के थ्रू, एंड सेकेंडली थ्रू इंजेक्टेबल्स ऑल्सो। कि नहीं जी मैं नहीं कराऊंगी। अच्छा, कितना भी आप वाइट हो जाओ ना, फिर भी ऐसा लगता है मुझे ऐसा लगता है अभी मैं थोड़ी और वाइट हो सकती हूँ। पाकिस्तानियों में यही तो मसला है ना, पाकिस्तानियों का यही तो मसला है। इसी ग्रेडिनेस की तो हम बात कर रहे हैं। बस देखिए आ गई मेरे में ग्रेडिनेस। मैं इसी की हम बात कर रहे थे। लेकिन अच्छा, प्रोसीजर्स की अगर वाइटनिंग से हट के आगे चल के और प्रोसीजर्स की बात करें, जैसे आपने बोला कि अब बड़े नेचुरल से चल रहे हैं। एग्जैक्टली। अभी और कौन से अफोर्डेबिलिटी की बड़ी बात होती है, क्योंकि मैं चाहूँगी कि हमारे जो व्यूवर्स हमें देख रहे हैं ना, स्पेशली वो लड़कियां जिनको ये मसले आते हैं ना, वो होते हैं मिडिल क्लास की हैं, जॉब करती नहीं है, डिपेंडेंट होती हैं अपने पेरेंट्स पे, भाई पे, फादर पे। तो वो कौन से प्रोसीजर्स हैं या कौन सी ऐसी स्किन केयर रूटीन्स हैं जो कि वो घर बैठे भी अपनाएं तो बेहतर हो सकता है कॉम्प्लेक्शन? आई एम मोर इंक्लाइंड टुवर्ड्स कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स। मेरा शुरू से बहुत बिलीव है जो कॉस्मेस्यूटिकल्स हैं, दे ब्रिंग द चेंज इन योर स्किन। अगर आप एस्थेटिक्स क्लिनिक्स नहीं भी आ सकते तो एक दफ़ा डॉक्टर से कंसल्ट करके साल में 2 बार, एक दफ़ा समर्स में, एक दफ़ा विंटर्स में, अपनी एक रिजीम ले लें। डॉक्टर आपको बता देगी कि आपको किस तरह का कौन सा सीरम यूज़ करना है, आपको कौन सा पीलिंग, घर में अब पील्स भी आ गए, हम खुद अप्लाई कर सकते हैं, इट्स वेरी ईजी। तो अपनी कहने का मतलब ये है कि अपने वाइटामिन प्लस अपनी स्किन केयर की प्रिस्क्रिप्शन ले लें। साल में 2 दफ़ा तो मुश्किल नहीं है डॉक्टर की कंसल्टेशन को अफोर्ड करना। तो उससे ये है कि आपका लॉन्ग टर्म आप अपनी स्किन को हेल्दी मेंटेन कर सकते हैं। आपको ये नहीं लगता कि हमारी अब ये शायद चूंकि मार्केटिंग इंडस्ट्री है, फैशन इंडस्ट्री कितने बिलियन डॉलर्स का एक बिजनेस कर रही है। आज से अगर हम 5 या 10 साल पहले जाएं, हमारी ग्रोसरी लिस्ट में ये सन ब्लॉक्स, ये लोशंस या ये वो चीज़ें नहीं थी। इट्स वेरी ट्रू। ये एक इंडस्ट्री है। हम लोग ये कहते हैं कि ठीक है कंसल्टेशन होनी चाहिए, आपको सनब्लॉक भी यूज करना चाहिए, लेकिन आज से 10-15 साल पहले जो हमारे बड़े थे उनकी स्किन बड़ी ग्लो करती थी और वो कोई इतनी चीजें, कोई ऐसी रेमेडीज भी अप्लाई नहीं करते थे। वही बात आ जाती है, उनकी डाइट जो थी ना, दैट वाज वेरी नेचुरल। डाइट का बहुत ज्यादा रोल है स्किन पे। हम तो पूरे इम्प्योर हो गए, हम जंक खा रहे हैं। अगर हम अपना लाइफस्टाइल देख लें, हमने कितनी दफा घर में या एक देसी खाना या एक ऑर्गेनिक लाइफस्टाइल में गुजारा होगा। अगर हम एक 7 डेज का अपनी उसका एक इंट्रोस्पेक्शन करें तो उनके बाल भी अच्छे होते थे। जब हम बात करें, जब ये सारी कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स और ये चीज़ें नहीं थी, और उनका लाइफस्टाइल बहुत प्योर होता था, जिसकी वजह से बॉडी में के अंदर कोई इतनी इन्फ्लेमेशन नहीं होती थी, एक्नी इतनी कॉमन नहीं होती थी। तो ये एक मुझे एक्नी के क्या क्या प्रोसीजर हैं? एक्नी के लिए सबसे पहले टॉपिकल मेडिसिन। आपको डायरेक्ट प्रोसीजर नहीं कराना, मतलब आपको एक्नी हुई हुई है और आप जाके बिल्कुल डायरेक्ट उस पर लेजर्स वगैरह नहीं करवाएंगे, ठीक है। हाँ, कुछ केसेस में एक्नी अगर माइल्ड है तो यू कैन गो फॉर द हाइड्रा फेशियल। इट्स अ वेरी सिंपल बेसिक फेशियल, तो हर जगह हो रहा है, तो देन यू कैन हैव इट। बट आई वुड रिकमेंड कि एक्नी के लिए गो टू द डॉक्टर, गेट योर प्रिस्क्रिप्शंस एंड मेडिसिन्स, एंड देन यू शुड लुक फॉर अदर प्रोसीजर्स के लिए करवाएं। वैसे ये भी बात ठीक है, वरना ऐसे फ्लेयर अप हो जाता है। एग्जैक्टली, एक्नी के लेजर्स आ गए हैं कि आपको हमेशा के लिए खात्मा, और फिर पता नहीं क्या-क्या। टर्की में बहुत इफेक्टिव FDA क्लियर डिवाइसेस हैं फॉर एक्नी। पाकिस्तान में मैंने अभी तक कोई ऐसा लेजर देखा नहीं है। हमारे अपने क्लिनिक में भी हम एक्नी का ट्रीटमेंट वैसे क्यों इतना महंगा होता है? हाँ, क्योंकि जितनी भी ये जो मशीन्स हैं वो सारी इंपोर्टेड होती हैं, USA की, कोरिया की। तो वो जब यहाँ पे वेंडर्स जब आपको सेल कर रहे होते हैं वो मशीन, तो उसकी प्राइस इज़ वेरी हैवी अमाउंट, एंड डॉक्टर दे हैव टू लुक फॉर द प्राइसेस। और अगेन बड़ी अच्छी बात थी, टर्की में सारे प्रोसीजर्स की प्राइसेस में इतनी डिस्पैरिटी नहीं थी। मतलब अगर आपको ज़्यादा भी फर्क मिलेगा भी तो पाकिस्तानी आप समझ लें तकरीबन 10,000 का डिफरेंस, इससे ज्यादा नहीं। हमारे यहाँ पे इतना डिस्पेरिटी है प्राइसेस में। अगर मैं एक प्रोसीजर का लेट्स सपोज, अभी बल्कि एक बड़ी अच्छी बात मुझे याद आई है, हम लोग ग्लूटाथियोन की बात कर लेते हैं। जो इंजेक्शंस की जो रेंज है वो हमारे क्लिनिक में 15,000 to 25,000 है। अब 25,000 वाला ब्रांड इज डिफरेंट, ठीक है, 15,000 वाला ब्रांड डिफरेंट है। 25 से ऊपर का इंजेक्शन हम लोग नहीं लगा रहे। मैंने अभी रिसेंटली देखा है कि कराची में इवन कुछ क्लिनिक्स में सेम एक वही डोज 80,000 की लगा रहे हैं। माय गॉड, जमीन आसमान का डिफरेंस। आई वाज सो पिस्ड ऑफ कि ये क्या है, मतलब इतना मार्जिन जस्ट विद वन डोज। तो अब पेशेंट्स को पता नहीं है ना, यहाँ पे एक चीज कोई PRP है, कोई 15,000 की कर रहा है तो कोई 40,000 की कर रहा है। पाकिस्तान की जो प्राइसेस वाली चीजें हैं ना,
क्योंकि होता ये कि जब कोई नया इंसान एस्थेटिक क्लिनिक बनाता है तो उसको ये होता है कि मैं बस अपने पैसे जल्दी जल्दी पूरे करूं, या सेकंड चीज क्या होती है कि मैं अपने क्लाइंट को लूज ना करूं, अच्छा वहां पे ये प्राइस है तो मुझसे हाफ प्राइस पे भी करा लो। इट्स अगेंस्ट एथिक्स। एक और ये डिलेमा है, वैसे तो हमारे हर फील्ड के साथ ये चीज लिंक करती है कि हमारे जो डॉक्टर्स भी हैं वो पेशेंट को पेशेंट से ज्यादा एज ए कस्टमर या क्लाइंट डील करते हैं ना। जब से इस चीज में कमर्शियलाइजेशन, ये कमर्शियल बिजनेस बन गया, जिसकी वजह से होता क्या है कि हमें अपनी कंसल्टेशन में भी मेहनत करनी पड़ रही होती है कि वी आर नॉट डूइंग एनीथिंग। ऑफ कोर्स हर बंदा पैसे कमा रहा है, लेकिन लोगों का जो ट्रस्ट है ना, ट्रस्ट फैक्टर खत्म हो गया है इसी कमर्शियल वाली चीज से, बिकॉज दे डोंट ट्रीट यू एज अ पेशेंट। बाज़ दफा आपको नहीं ऐसा लगता कि अगर कोई एक आम बंदा किसी के पास कंसल्टेशन के लिए गया है, डॉक्टर के पास स्किन के लिए गया, उसको डॉक्टर डरा इतना देता है, इतना वो कर अब आपके ये हो जाएगा, आपकी एक्ने हो जाएगी, आपके ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, वो बेचारा साइकोलॉजिकली उसकी जेब इजाजत दे या ना दे, उसके माइंड में एक बात बैठ जाती है, जब तक वो नहीं जाएगा डॉक्टर के पास तब तक उसको सुकून नहीं मिलेगा। जैसे अक्सर डर्मेटोलॉजिस्ट हु आर नॉट डूइंग इंजेक्टेबल्स, तो वो फिलर्स को बहुत वो कर रहे होते हैं, डिस्करेज कर रहे होते हैं कि नहीं इसके यही साइड इफेक्ट्स हैं, और पता नहीं एक लंबी चौड़ी लिस्ट दे के उसको भेज देते हैं पेशेंट्स को। भाई अगर आप नहीं कर रहे तो आप किसी को रिकमेंड कर दो। आप पेशेंट को इतना तो मत डराओ कि वो उस प्रोसीजर से ही बिल्कुल एक डिसअपॉइंट और इस तरह का माइंडसेट लेके आए। अच्छा, कितने अगर फिलर्स करवाते हैं या वाइटनिंग के ग्लूटाथायोन की आप अगर बात करी है, तो वो क्या कोई कोर्स होता है, और फिलर्स कितने टाइम तक रहते हैं, और ग्लूटाथायोन के कितने इंजेक्शंस लगने होते हैं? अच्छा, ग्लूटाथायोन के इंजेक्शंस तो डिपेंड करता है, उसको मैं पेशेंट्स को भी यही कहती हूँ कि जितना गुड़ डालो उतना मीठा वाला हिसाब है, ठीक है। मतलब आपने फॉर एग्जांपल अगर एक पेशेंट कहती है मुझे 1 टोन लाइटर जाना है तो 10 to 12 इंजेक्शंस वुड बी एनफ। अगर वो कहती है कि मुझे 2 to 3 टोन्स जाना है तो देन यू नीड टू इंक्रीज द मोर। कितने टाइम के लिए ये जिस्म में काम करते हैं? मतलब अब ज़ाहिर लाइफ लॉन्ग तो नहीं रहता होगा। इंट्रावेनस इंजेक्शन, ठीक है, जिसकी जो आप कह ले लॉन्जिविटी जो है वो 6-7 मंथ्स तक रहती है। उसके बाद यू नीड टू गेट द मेंटेनेंस डोज। वो आप ऑरल भी खा सकते हैं, बट ऑफ कोर्स इंजेक्टेबल मोर इफेक्टिव है। अभी मैंने मेरी जो बहुत पुरानी पेशेंट्स भी लगवा रही थी तो वो अपने आप को 1 a month आके मेंटेन कर लेती हैं, क्योंकि शुरू में तो आपको वीकली बेसिस में कराना होता है, बाद में महीने के एक वीक तो इसका कोई साइड इफेक्ट होता तो होगा। आप जब नेचर के अगेंस्ट जाते हैं, उनका साइड इफेक्ट व्हाइटनिंग था जिसको उन्होंने इफेक्ट के तौर पे यूज कर लिया, ठीक है। और सेकेंडली ग्लूटाथायोन जो है वो इट्स अ मदर एंटीऑक्सीडेंट, जिसका मतलब ये है कि हमारी बॉडी में जितने भी फ्री रेडिकल्स हैं, मैं तो वेलनेस के लिए बहुत रिकमेंड करती हूँ ग्लूटाथायोन। वाई? क्योंकि अगर आप बहुत लेथार्जिक फील कर रहे हैं, यू नीड अ विटामिन बूस्टर। और यहाँ पे तो हम खैर वाइटनिंग पर्पस के लिए टर्की में वैसे ही आप नॉर्मल अगर बीमार होते हैं ना तो आपको पूरी एक विटामिन इन्फ्यूजन दे रहे होते हैं, तो उसमें यही सारी चीजें हो रही होती हैं। एग्जैक्टली। और फिलर्स कितनी देर तक रहते हैं? फिलर्स अगर हाइलुरोनिक एसिड बेस्ड फिलर्स हम यूज करते हैं वो रहते हैं 1 year to onwards, sometimes 12-13 months also, like 1.5 year. It depends कि फिलर हमने किस एरिया पे किया है। जो हम नेज़ोलेबियल फोल्ड पे फिलर करते हैं इट लास्ट लेसर देन द अदर फिलर्स, क्योंकि हमारा ये मसल खाने और बातों में और सारी चीजों में यूज होता है। अगर हम अंडर आई का करें तो ये 1.5 years तक इसकी लास्टिंग रहती है। फिलर में भी आगे फिर टाइप्स आ जाती हैं, जैसे हाइलुरोनिक एसिड बेस्ड फिलर्स होते हैं, फिर पॉलीलैक्टिक एसिड है जो बायोस्टिमुलेटर्स है। बाय द वे नाउ these next years would be era of biostimulators. So what is biostimulator? Exactly. This is a substance which is going to ask your skin to make new collagen. आप अपनी ही स्किन का, फॉर एग्जाम्पल आप मेरे पास आती हो, मैं देखती हूँ आपके टेम्पल्स जो हैं वो हॉलो हैं या आपके यहाँ पे कोलाजन नहीं पड़ा हुआ। आई विल इंजेक्ट दिस बूस्टर। जब वो मैं इंजेक्ट करूंगी एंड आई विल टेल यू कि अब आपने और कुछ भी नहीं करवाना, जस्ट इसी के 2 या 3 सेशंस लेने हैं, तो ऐसा लगेगा कि आपकी नेचुरल स्किन में आपने कुछ भी नहीं डाला हुआ, वो सारी प्लम्प और कोलेजन प्रोड्यूस हो जाएगा स्किन ही अंदर से, स्किन के अंदर से। यस, इसका काम स्किन को एक मैसेज देना है टू मेक अ न्यू कोलेजन। अपना उठो जाग जाओ। एग्जैक्टली। जो स्ट्रेस और ये एजिंग की वजह से तुम सोई हुई थी, फाइन लाइंस बना रही थी, उठो जागो और नया कोलेजन प्रोड्यूस करो। बुरा होना नहीं चाहता, ये बताएं वजह। कोई भी बुरा होना क्यों नहीं चाहता? खूबसूरती हर किसी को अच्छी लगती है। अगेन दिस इज अ कॉन्सेप्ट ऑफ एंटी एजिंग ना, माइंडसेट भी है। और औरतें तो मेरा ख्याल है कभी बुरा नहीं होना। हाँ, ट्रेडिशनली भी अगर हम थोड़ा सा देख लेना, ये आजकल के दौर की बात नहीं है, शुरू से दे लव टू बी यंग, इवन मेन नाउअडेज। हाँ, I think अब तो अच्छा लगना किसको पसंद नहीं है? खूबसूरत ज़्यादा मर्द आते हैं ट्रीटमेंट के लिए। अच्छा, हम ये नहीं कह सकते कि बहुत अच्छा है आप बूढ़े हो जाए, आप ब्लैक स्किन लेके फेरे ये वगैरह, ऐसा कुछ नहीं है। यू शुड टेक केयर ऑफ योर स्किन इन अ हेल्दी वे। लेकिन अक्सर इस टेक केयर के फोबिया के अंदर, बूढ़े होने के फोबिया में हम लोग इतने वो हो जाते हैं कि उम्र से पहले रिंकल्स आ जाते हैं, चीजें हो जाती हैं। बैलेंस हमारी लाइफ में नहीं ना रहता। 28 to 35 का जो एज ग्रुप आती है लड़कियां, उनका जो ये ग्रुप है उसमें होता ही है कि दे वांट टू चेंज
चेंज देयर फीचर्स, और इस टाइप की उनकी, या कोई सेलिब्रिटीज इंस्पायरिंग पिक्चर्स लेके आती हैं कि हमें इस तरह कर दें, उनकी तो मोटिवेशन ये होती है. बट जो 40+ हैं, दे वांट टू स्टे यंग. आई थिंक दैट्स द वेरी नेचुरल अप्रोच. थोड़ा सा एक बेहतर है, अपने आप को आप फिटनेस में देख लें या अपने खाने पीने और लगाने में आपको नजर आना चाहिए अपनी एज से छोटा. राइट एज जो इन ट्रीटमेंट की तरफ, क्योंकि अभी हमारे माशरे में अगर आप देखें हर घर के अंदर पता क्या होता है, ना जाओ डॉक्टर्स के पास, स्किन को खराब कर देंगे. इवन फेशियल लेजर के लिए कहते हैं ना लेजर करवाओ, ज्यादा बाल आ जाएंगे, इस तरह की बातें सुनने को मिलती हैं. एग्जैक्टली. अच्छा, लेजर इज अ रिडक्शन. लेजर हेयर रिमूवल की जब हम बात करते हैं, इट्स 80 to 90% रिडक्शन ऑफ हेयर. बिल्कुल. आप अपने आप को एयर ब्रशेस इमेजेस देख के ना इंस्टाग्राम पे, तो वो समझते हैं कि वी आर गोना हैव दैट स्किन अगर हम क्लिनिक पे जाए. यू नीड टू हैव वेरी रियलिस्टिक अप्रोच. आप वो एयर ब्रश इमेजेस, वी आर ह्यूमन बींग्स, हम उस तरह से नहीं हो सकते. वी हैव टू हैव आवर पोर्स. हमारे पोर्स हैं स्किन पे, हम बिल्कुल इस तरह से, वो जो कोरियन स्किन है जेनेटिकली हमारी नहीं है वो. तो यू नीड टू हैव दैट अप्रोच कि आपको जो है वो नेचुरल ये रहेंगे, पोर्स भी रहेंगे. अगर मैं ट्रीटमेंट कराती हूँ, हाँ, इसकी अपीयरेंस बेहतर हो जाएगी, थोड़े श्रिंक हो जाएंगे. बट चीज है ना कि हमें ये एक्सेप्टेंस अपने अंदर लानी होगी कि एक ना एक दिन हमने बूढ़े होना है. ये रिंकल्स रुकने नहीं है, लेकिन अपने आप को मोटिवेट करना चाहिए. बट आप अपने आप को रोक नहीं सकते हैं एज के साथ बूढ़े होने. ये हार्मोनल चेंजेस तो आपको आएंगे. हड्डियों से आपसे चला ना जाए और आपके हमारा बाल सफेद होने हैं, आपकी झुर्रियां आनी है. बट ये क्या, जितना आप ऑर्गेनिक रहेंगे मेरे ख्याल से उसमें उतनी ज्यादा बेहतरी. ये जो कोरियन क्रिस्टल क्लियर स्किन एक आ रही है, वो क्रिस्टल क्लियर का जादू. अच्छा, मुझे ऐसा लगता है हम लोग ना कैमरा ब्यूटी देखते हैं, एक तो स्नैपचैट के इतने प्यारे फिल्टर्स हैं, उसमें पिक्चर्स लेके सेलिब्रिटीज लगा देती हैं. तो भाई मैं तो स्नैपचैट की पिक्चर्स ही देखती हूँ. पेशेंट्स जितनी मुझे दिखाती है ना कि अच्छा, एक होता है ना, फॉर एग्जांपल आप मेरे पास आइए तो मैं कहूँगी अच्छा पहले आप मुझे कुछ पुरानी पिक्चर्स दिखाओ. क्योंकि मैं वो भी असेस भी करना है मुझे कि कितने फिलर्स हुए हैं या क्या हुआ है. वो स्नैपचैट की पिक्चर्स आती है. अच्छा, वो पिक्चर्स वाला बंदा, वो पिक्चर्स वाला बंदा अगर रियल में आपके सामने आ जाए, आप उसको पहचान नहीं सकते. हमारी एक एंकर थी पुराने चैनल में, उससे पुराने, मैं नाम नहीं उनका लूंगा. गलत बात नहीं कह रहा. नहीं, गलत बात नहीं है. बात सुने, आप लिटरली यकीन करें कि वो अपना मेकअप रिमूव कर चुकी थी. और उसके बाद मेरी शिफ्ट थी. मैंने आके उन्होंने मुझसे सलाम किया. मैं अंदर बैठा हूँ मेकअप रूम में और मैं पूछ रहा हूँ वो कहाँ पे हैं. मैंने मतलब यकीन करें वरना मैं पहचान नहीं सका है. तो के बगैर नहीं यार, इतनी अब फिल्टर्स पे आप देखें तो हकीकत है. मेकअप से ऐसा होता है कि फीचर्स बदल जाते हैं. मैं बताऊँ, मेकअप में भी इवन अगर हम रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो नेचुरल मेकअप इज अलाउड. वो जो आप ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं ना 360 वाली, देने में कहा जाता है अभी भी दूसरे नंबर वो धोखा है. हकीकत नहीं, लेकिन देखो एस्थेटिक इज समथिंग एल्स और मेकअप आर्टिस्ट का कमाल इज समथिंग एल्स. बिल्कुल. अच्छा, इतनी महंगे, मुझे ये समझ नहीं आती, शादी पे वलीमे का फंक्शन है या बारात का फंक्शन है, 70,000 का मेकअप करवाया है और हमें तो ये प्रमोट भी तो कर रहे होते हैं ना. ये हमें नहीं करनी चाहिए. मैं यही तो बात करती हूँ कि यू शुड बी हैप्पी व्हाट यू हैव. थोड़ा सा अनग्रेटफुल हो गए ना सारे. लेकिन मर्द और फैमिली लड़के वालों की हैप्पी नहीं होते ना. मर्द जैसे मर्द मेरे जैसे क्या मैंने है जो सोसाइटी के अंदर कहते हैं कि लड़की ऐसी हो कि बस अभी वो जो हूर 70 हूरें मिल रही है ना, उनमें से एक हूर उतर के हाथ दुनिया में. देखें, खूबसूरती किसको पसंद नहीं है. अगर मैं ये वो इशफाक अहमद, बानो कुत्सिया से पूछा कि आपको इशफाक अहमद में क्या नजर आया, वो कहती सीधी सी बात है, मैं साफ बात कहूंगी, अगर मैं ये कहूँ वो कुत्ते को प्यार कर रहे थे, उनकी अदा देख के मुझे बहुत अच्छा लगा, या वो कुछ दिल के बहुत, मुझे सूरत देखी पहली अदा में तो आपको चेहरा ही पसंद आता है ना. बड़े बड़े अच्छे दिल के लोग होते हैं, शक्ल वाजबी हो तो कोई अच्छे नहीं लगते. हाँ, वैसे ये बात रियलिटी. ये तो खूबसूरती किसको बुरी लगती है? खूबसूरती जो है ना, आई थिंक वी नीड टू रीडिफाइन ब्यूटी हमारे सारे कल्चर में, है ना. बिल्कुल. क्योंकि हमने खुद ही इतने गंदे नॉर्म्स बना लिए, इतने अनरियलिस्टिक स्टैंडर्ड सेट कर लिए, उससे बाहर आने की जरूरत है. जैसे फॉर एग्जांपल हम लिटरली एक मेकअप की भी बात करें, अगर एक लड़की टिंटेड सन ब्लॉक लगा रही है जो कि लाइट सी बेस का भी काम कर रहा है, एक लाइट सा मस्कारा, एक अच्छा लिप ग्लॉस, तो शी शुड बी हैप्पी विद दैट कि वो उसकी अपीयरेंस में ऑब्वियसली फ़ायदा कर रहा है. ऑन द अदर हैंड आई हैव सीन, मुझे पूरा हमारे गॉस पीस भर जाते हैं जो हम क्लींस कर करके बेसेस उतार रहे होते हैं, और हालांकि वो लड़कियां बहुत प्यारी होती हैं, बट फिर भी उनके अंदर ना वो करेज नहीं है. अच्छा, ये बात आपकी एब्सोल्युटली, यू आर टोटली राइट. कि मुझे याद है कि हम अपनी फैमिलीज़ को अगर स्पेसिफिक, क्योंकि इसी कल्चर में हम रहते हैं, Exactly. लड़की अगर थोड़ा सा गंदे में कलर किया ना, उनकी माएँ, उनकी दादियाँ, नानियाँ, चाची,
उनकी भाभियाँ वो उनको ताने दे रही होती हैं कि ये देखो इसका मुंह कितना, इसके फीचर्स नहीं है, इसके तीखे नेक्स नहीं है, पक्का रंग की है, ये इस तरह की बातें बड़ी करने को मिलती है। एक शो में वो लड़की ने शेर सुनाया और मुझे बड़ा अच्छा लगा कि इससे मुतालिक था जी, उसने बड़ी खूबसूरत बड़ी हकीकत बात की। कहती है कि बरसों सजाते रहे किरदार को हम, कोई बाजी ले गया सूरज सवार के। मतलब किरदार कैरेक्टर मैटर ही नहीं करता हमारे लिए। किस तरह से क्या किया जाए कि इनको थोड़ी सी एजुकेशन हो जाए आवाम को इस चीज। मेरा ख्याल है कि एक ना एक दिन आपको अपनी असल पे तो आना होता है। आप कितने ऑर्गेनिक हैं, आप इवेंचुअली 2 से 3 माह तक एक बंदे को धोखे में रख सकते हैं। बिल्कुल। आपको जब तक रियलिस्टिक अप्रोच, हमें शायद खुद भी धोखा खाना पसंद है। मसलन मेरी अगर मर्जी की चीज है, अगर मेरा लीडर है उसके अंदर बुराइयां हैं, तो मैं उसकी गलत बात कोई पॉइंट आउट भी कर रहा हूँ, मैं फौरन से पहले स्विच चेंज कर दूंगा। हम खुद से धोखा खाना पसंद करते हैं ना। रियलिस्टिक जब तक हम नहीं होंगे तब तक ये मर्दाना है ना, रियलिस्टिक हम नहीं होंगे। हम तो किसकी रियलिस्टिक आप लोगों ने ही तो होना है। आप लोग अपने आप को इवन के हम सब ने होना है। शीशे के सामने खड़े हो, अपने आप को शीशे के सामने खड़ा करके देखें कि हम क्या हैं, फिर उसके बाद देखें कि हम दूसरे इंसान से क्या चाहते हैं। हम समझते हैं कि हम कोई टॉम क्रूज है। मैं अपने आप को इंक्लूड कर रहा हूँ, टॉम क्रूज की बात नहीं है। हम सबको रियलिस्टिक होना पड़ेगा। ट्रू। हम तो वो इसी तरह ऐसा लग रहा है डॉक्टर सैरिश हमारा इंटरव्यू करिए और मैं ये देख रही हूं। आप चाहेंगी या मैं चाहूंगा कि मेरी जो मर्जी की बात है ना वो आप मुझसे करें। आप भी ये चाहेंगी जो बात आपके कानों को भली लगती है। साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स है फिर। Exactly. जब रियलिटी से दूर हो गए, नेचर से दूर हो गए। नेचर के अगर आप थोड़ा ऑब्जर्व करें ना, वैसे भी जैसे फॉर एग्जांपल हम घरों की बात करते हैं, सारे वो ग्रीनरी खत्म हो गई, बिल्डिंग्स बन गई। आपने देखा कितना साइड इफेक्ट आया, ये स्मोक वगैरह, ये सारे प्रोडक्ट है नेचर से दूर जाने के। तो इसी तरह फेस को भी आप इसी एग्जांपल में सेट करें। अच्छा, जितना आप अननेचुरल करेंगे, एक्सेस ऑफ अननेचुरल स्टफ इज नॉट रिकमेंडेड। लड़कियों में तो लड़कियों में, अब लड़कों को हम देखते हैं कि लड़के भी बहुत ज्यादा अपनी स्किन को लेकर बहुत ज्यादा वो होते हैं। हाँ, लड़कों को भी इस चीज में बहुत ज्यादा होता है। सही कह रहे हो, सही। और उन लड़कों को इस लाइन पे लाने वाली भी लड़की सही कह रहे हो, सही। इस चीज पे लेकर आने वाली भी लड़कियां होती हैं। लड़के बहुत ज्यादा होते हैं। हाँ जी, लड़के तो उनको तो पता ही कुछ नहीं है। आज का हमारा जो शो है ना, ये एंटी एस्थेटिक्स चलता जा रहा है। सो लेट्स बी ऑन द ट्रैक। वी आर प्रमोटिंग ब्यूटी बट अ हेल्दी ब्यूटी, इन अ हेल्दी वे। मेरा क्वेश्चन है बड़ा ज्यादा कि जो बड़ा इम्पोर्टेंट है, बड़ा ज्यादा वाला है, क्योंकि मैंने इतने इर्द गिर्द लोगों को सुना है। आप किसी भी एस्थेटिक चले जाओ हब में, वहाँ पे एक तो लेजर के लिए जो फेशियल लेजर है उसके लिए बहुत ज़्यादा ख़वातीन आई होती हैं और फिर वो ये कंप्लेन कर रही होती हैं बार बार कि आपने तो कहा था 8 सेशन होंगे तो बाल आना खत्म हो जाएंगे, तो अभी बाल फिर भी आ रहे हैं। अच्छा, वैसे हमारे क्लिनिक्स में तीनों ब्रांचेस में हमने कभी भी रिकमेंड नहीं किया कि आपको लेजर हेयर रिमूवल के इतने सर्टेन सेशंस रिक्वायर है। मैं हमेशा पेशेंट्स को कहती हूँ, देखो ये वही चीज़ आपने, यू हैव टू मेंटेन योरसेल्फ। आपने आना, आपके क्योंकि हार्मोनल चेंजेस भी आ रहे होते हैं फीमेल्स में, समटाइम्स हिर्सुटिज्म जिसे एक्सेसिव हेयर ग्रोथ है, तो इन चीज़ों के लिए वी कैन नॉट डिसाइड। हाँ, एवरेज आप एक आइडिया दे सकते हैं कि आप 8 सेशंस या 10 सेशंस में आपके बाल कम हो जाएंगे, बट यू कैन नॉट गारंटी नहीं आप कर सकते कि अगेन उसे कोई बीमारी हो गई है, उसका हार्मोनल पूरा प्रोफाइल डिस्टर्ब हो गया, तो यू शुड नॉट कमिट नंबर ऑफ सेशंस। ओके, ये मतलब ये जो कहते हैं ये फिर फ्रॉड हुआ ना कि इतने सेशंस करवाएं और फिर कह दे बताए ना हमारे ऑडियंस किस चीज का हम बदला ले नहीं पता तो चले, गलत बयानी हुई। अच्छा, इसमें ना थोड़ा सा मैं क्लाइंट्स को ये कहूंगी कि यू नीड टू हैव दैट माइंडसेट। जैसे फॉर एग्जांपल आप ग्रोसरी करते हैं महीने की, आपको वो चीजें जो रिक्वायर होती हैं, इसी तरह स्किन और बॉडी भी आपकी ऐसी है। इवन जिम की एग्जांपल अगर हम ले लें तो आप जैसे रेगुलर जिम करते हैं, उसको छोड़ते हैं तो आप दोबारा वेट पुट ऑन करना शुरू हो जाते हैं। तो इस स्किन केयर को भी और लेजर्स को आप इस तरह से लें कि ये इस तरह की कोई चीज नहीं है कि मैं बस ये कोर्स पूरा करना है या व्हाइटनिंग इंजेक्शंस करा के उसके बाद आई एम गुड टू गो, नहीं। अच्छा, अब तो मेल्स क्लाइंट में भी बहुत ज्यादा ये ट्रेंड देखने में आया है। यस, मेन आर बीइंग मोटिवेटेड बाय विमेन मे बी, यही तो मुझे कह था, यही तो मैं कह रहा था, they are being motivated by women। अच्छा, अभी विटामिन सी जो आईवी के थ्रू बहुत ज्यादा लोग ड्रिप्स लगवा रहे हैं विटामिन सी, इज दैट सेफ? या इट्स वेरी सेफ, क्योंकि विटामिन सी की ओरल एब्जॉर्प्शन इतनी अच्छी होती नहीं है। तो फॉर ग्लो वी मिक्स इट विद द ग्लूटाथियोन, तो इसके विटामिन सी भी देखिए ना इम्यूनिटी बूस्टर है, आपकी कुव्वत मुदाफित को बढ़ा देता है, तो इसके भी सेशंस हैं। यस। अच्छा, कभी ऐसा हुआ है कोई एक पेशेंट या एक क्लाइंट आपके पास आया हो और वो कहे कि मुझे वाइटनिंग चाहिए है या मेरी स्किन पे ये ट्रीटमेंट चाहिए, आपने उसको कहा हो कि नहीं आपकी स्किन तो ओके है, आपको ज़रूरत नहीं है इस चीज़ की? बहुत दफ़ा अच्छा, सच्ची बात, नोन फॉर सेइंग नो। यस,
कि आपको तो भी जरूरत नहीं है, जरूरत कुछ नहीं भी ना है, पर करवाओ। ऐसा होता है, बहुत पेशेंट्स आते हैं, इट्स और नॉट उनको आप बोल देती हैं, उनको हम बोल देते हैं, यस। और वो तो उनको तो यकीन नहीं आता होगा कि They are एक very डॉक्टर हो के stubborn. हमें ये कह रही They are very stubborn. They want कहते हैं to ना, do हाँ, they want to get it again. फिर मैं कहती हूँ ठीक है, आप stubborn कितनी is very stupid कि वो उसके बावजूद डॉक्टर मना कर रही हैं, True. उसके बावजूद वो कह रहे हैं। अच्छा, वैसे क्या क्या जैसे हाइलुरोनिक एसिड आपने बात भी की, ये बहुत से ट्रीटमेंट्स आ चुके हैं हमारे स्किन के रूटीन के अंदर। किस तरह से हमें विटामिन सी कब डे में लेना चाहिए, AM में, PM में, हाइलुरोनिक एसिड कब लेना विटामिन सी चाहिए? आप अंडर द सन ब्लॉक जो सीरम फॉर्म में आता है ना, वो आप अंडर द सन ब्लॉक मॉर्निंग में यूज करें, सो इट हैज वेरी गुड रिजल्ट्स। और अगर हम टॉपिकल्स की बात करें ना, जैसे हाइलुरोनिक एसिड्स है या सैलिसिलिक एसिड है, हाँ। सैलिसिलिक एसिड इज गुड फॉर ऑयली और एक्नी प्रोन स्किन। सैलिसिलिक का वॉश, सैलिसिलिक का सीरम, इट्स अ वेरी वेरी गुड एक्सफोलिएटर। इसी तरह अगर हम थोड़ा दूसरा नियासिनामाइड या विटामिन बेस्ड जो सीरम्स आ जाते हैं, वो रात में लगाएं क्रीम फॉर्म में या सीरम फॉर्म में, दे आर वेरी इफेक्टिव। उसमें भी आप ये नहीं करेंगे कि जैसे फॉर एग्जांपल एक रेजीम में आप जो टॉपिकल्स यूज कर रहे हैं, आपने 1 या 2 महीने के लिए यूज करने, उसके बाद यू नीड टू चेंज इट, क्योंकि स्किन पे भी एक रेजिस्टेंस डेवलप हो जाती है। तो फिर वो अक्सर पेशेंट्स पे कहते हैं मेरे पे शुरू में तो बहुत अच्छा इफेक्ट आया था, अब ये काम नहीं कर रही, देन यू नीड टू चेंज योर प्रोडक्ट। अच्छा, यंगस्टर्स की तो समझ आती है, कभी कोई ऐसा क्लाइंट पेशेंट है जो ओवर 50s हो और वो आपको आके कहे डॉक्टर साहब एंटी एजिंग, और आप हंसे भी और आपको समझना इनको कहना कि कभी ऐसा एक्सपीरियंस नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता, हम हंसते नहीं है। तो हम लोग बहुत एक प्रोसीजर करते हैं विच इज कॉल्ड थ्रेड लिफ्टिंग। तो उसमें हमारे पास ज्यादातर पेशेंट्स 50+ होते हैं। देयर इज नथिंग बैड इन इट, बहुत अच्छा प्रोसीजर है, वो जरूर करवाना चाहिए, इंस्टेड कि आप एक बिल्कुल सैगी स्किन लेके फिर रहे हैं। तो इसका फायदा होता भी है एग्जैक्टली, वो का कोलेजन बना, वो ये बताया था कि स्किन के अंदर ये प्रोड्यूस कर जाते हैं। ये जो रिजुविनेशन का बहुत ज्यादा एक कॉन्सेप्ट आ गया है, ये क्या कॉन्सेप्ट है? If you ask me what is my most favorite procedure in all in whole menu, तो skin rejuvenation की जो through boosters हम करते हैं। Alright. I just love it। आप बल्कि शुरू में मुझसे पूछ भी रही थी ना, ग्लोई स्किन है, तो स्किन जो बूस्टर्स हम यूज करते हैं, दे हैव वंडरफुल रिजल्ट्स। तो अभी तो बहुत अच्छे FDA क्लियर्ड बूस्टर्स भी आ रहे हैं। मतलब कॉन्सेप्ट ये आ रहा है कि इंजेक्टेबल मॉइस्चराइजर है फॉर एग्जांपल, सो दे गिव यू अ वेरी नाइस काइंड ऑफ हाइड्रेशन। ओके, और इसको भी उसी तरह जैसे PRP होती है, PRP में तो आप ब्लड लेते हैं ना, इसमें ये बनी बनाई वायल्स ऑलरेडी मेड होती हैं जिसको आप इंजेक्ट करते हैं IV के थ्रू या फेस पे इंजेक्ट करना होता है। अगर आप इंजेक्ट नहीं भी कराना चाहते तो यू कैन गेट इट थ्रू माइक्रो नीडलिंग, आप अपने लेजर के साथ भी कंबाइन करवा सकते हैं। वी आर डूइंग वन ट्रीटमेंट RF विद माइक्रो नीडलिंग व्हिच इज कॉल्ड सिल्फामेक्स, तो उसके साथ कॉम्बिनेशन में इसके बहुत अच्छे रिजल्ट्स हैं। और जिनके फेस पे बहुत ज्यादा खड्डे होते हैं, लोग इतना परेशान होते हैं कि हमारी स्किन स्कारिंग वाली बहुत ज्यादा है, पिगमेंटेशन भी उसके साथ है, तो वो डिस्टर्ब करते हैं। नीड टू गो फॉर द लेजर्स। ओके, कॉम्बिनेशन थेरेपीज स्कार्स पे बहुत अच्छा काम कर रही होती हैं। समटाइम्स लेजर्स अलोंग विद द केमिकल पील्स बहुत अच्छा काम कर रही होती हैं। जो खड्डे वाले या स्कार्स वाले पेशेंट्स हैं, वो घर बैठ के सीरम्स वगैरह से ठीक नहीं हो सकते, दे नीड टू गेट द ट्रीटमेंट। हम नॉर्मल स्किन की बात कर रहे थे, कोई साइड इफेक्ट भी नहीं होता इफ इट इज डन प्रॉपर्ली, तब कोई साइड इफेक्ट नहीं है। इफ यू आर इन रॉन्ग हैंड्स, तब ऑब्वियसली इट कैन कॉज। ये कैसे पता चलेगा कि आई एम इन रॉन्ग हैंड्स? जब स्किन का खराब बेड़ा गर्क होगा, तो तब बेड़ा गर्क होने के बाद पता चले तो क्या फायदा, उससे पहले पता चलना चाहिए ना। सी द प्रोफाइल ऑफ योर डॉक्टर एंड यू शुड लुक फॉर बिफोर आफ्टर पिक्चर्स, थोड़ा सा अपना वो करें एंड देन फॉलो योर गट। एग्जैक्टली। अच्छा, वैसे आपके पास आते होंगे ऐसे पेशेंट्स ना, फेस खराब हो गया? मेरे पास ज़्यादातर जो पेशेंट्स, बिकॉज आई एम मोर काइंड ऑफ इंजेक्शन वाली इंजेक्टेबल डॉक्टर हूँ मैं, तो मेरे पास जो पेशेंट्स ज़्यादातर आते हैं वो जो ख़राब फिलर्स के पेशेंट्स होते हैं। जैसे अगर किसी ने लिप्स ठीक नहीं किए हुए तो लम्स एंड बम्प्स बन जाएंगे, इवन इन द चीक्स, या फिर अंडर आई के लिए शी गॉट द फिलर, तो वो बहुत एक पफी सी आईज हो जाएंगी, एक माउंटेन टाइप की एक अपीयरेंस आ जाएगी। तो इस तरह की डिस्टॉर्टेड फीचर्स को मैं ज्यादा, मेरा करेक्शन वाला काम है। ओके, फिर इनको आप ठीक करते हैं। और जो क्योंकि पता है क्या होता है, वो आई थिंक वो जो दे आर मोर इन्फ्लुएंस्ड बाय द प्राइसेस, तो वो समझते हैं कि अगर अच्छा इस जगह पे प्राइस ये है, अगर हम यहाँ जाके करवा लें तो ठीक है, बजाय ये कि हम इतनी अमाउंट कहीं और पे करें, तो फिर उनको डबल बिल के एक्सपेंस हो जाता है। साइकोलॉजिकली हमारे माइंड में होता है अगर ये चीज इतनी कॉस्टली एक्सपेंसिव है तो ये चीज ज्यादा अच्छी है एज कम्पेयर टू अगर जो चीज उसकी निस्बत इकोनॉमिकल है। ये वाली चीज थोड़ी सी कम परसेंटेज पे होते हैं लोग, जो आप बात कर रहे हैं। तो कहते हैं ज्यादा इकोनॉमिक है तो यहीं पर चले जाओ। आप देख लेना, जब ब्रांड्स पे भी डिस्काउंट लगते हैं तो क्या हाल हो रहा होता है। तो इसी तरह जो एस्थेटिक्स क्लिनिक्स डिस्काउंट्स
ऑफर बहुत ज़्यादा लगाते हैं पेशेंट्स, दे गेट द ट्रीटमेंट डन, फिर दोबारा हमारे पास करेक्शन के लिए जब आते हैं तो फिर उनके डबल पैसे लग रहे होते हैं ना, फिर हमें करेक्शन के लिए डिसॉल्व करना है, उसके बाद वेट करना है, देन वी विल असेस और फिर हम फिलर करना है। तो जो प्रेग्नेंट वुमेन होती है उनमें प्रेगनेंसी के बाद ऐसा होता है कि उनकी स्किन बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है। यस, तो दैट्स अगेन हार्मोनल चेंजेस, और उसमें अगेन दे नीड टू हैव गुड विटामिन्स अपने पोस्ट प्रेगनेंसी में, एंड देन दे नीड टू गेट द कंसल्टेशन फॉर देयर स्किन केयर। और ये विटामिन सी की आप बता रहे थे कि एब्जॉर्प्शन बॉडी में बहुत कम होती है ऑरल जो हम खा रहे होते हैं। एग्जैक्टली, तो बेहतर है कि हम साल में 1 या 2 दफ़ा आप इंजेक्टेबल विटामिन सी ले लें ग्लूटाथायोन के साथ, मतलब साल में 1 या 2 दफ़ा ले, उससे होगा ये कि आपका स्किन थोड़ा फ्रेश हो जाएगा और आपको एग्जैक्टली एक तो रिजुविनेशन भी मिलेगी, साथ साथ इम्यूनिटी बेहतर हो जाएगी, जल्दी यू वांट कैच कोल्ड। और अर्ली लाइंस आ जाती हैं। मैं देखती हूँ कॉलेज की लड़कियाँ बहुत ज़्यादा सन एक्सपोजर इतना होता है। सन इज़ द बिगेस्ट एनिमी फॉर द स्किन, बट ये है कि विटामिन डी के लिए आप अपना फेस को छुपा के या अपनी बैक की तरफ यू शुड टेक इट विटामिन डी के लिए। बट थोड़ा सा जिस तरह का हमारा तो एक बड़ा एक स्कॉचिंग किस्म का सन है, तो उसके लिए यू नीड टू यूज सम फिजिकल बैरियर्स ऑल्सो। आप अपने स्कार्फ से, अपने ग्लासेस, अपने हैट से उसको छुपाएं। सिर्फ ये नहीं है कि आपने सन ब्लॉक लगा के आप ड्राइविंग कर रही हैं तो आप कहेंगे कि मैंने सन प्रोटेक्शन कर लिया है, क्योंकि सन ब्लॉक एक हद तक उसको प्रोटेक्ट करता है। बट व्हेन यू आर इन द डायरेक्ट एक्सपोजर यू नीड टू हैव सम फिजिकल, गाड़ी के अंदर वो ब्लाइंड स्क्रीन वगैरह यूज मेकअप बेसिस के अंदर सन ब्लॉक SPF 30 है, SPF 50 है, तो वो लड़कियां समझती हैं अगर हमने बेस के साथ ही सन ब्लॉक है, वो ये ठीक जो आजकल टिंटेड सन ब्लॉक आए हैं दे आर वेरी गुड, उसके साथ आपको बेस लगाने की जरूरत नहीं पड़ती। SPF 30 टू SPF 50 में आप ऊपर ही मतलब इससे रहें, 30 प्लस या 50, SPF 50 इज रियली गुड फॉर आवर स्किन टोन। तो आई थिंक अब मेकअप में बहुत ज़्यादा एडवांसमेंट हो रही है, मतलब आपके चीक टिंट्स इस तरह के आ गए कि वो आपका सीरम भी है और वो आपका चीक टिंट भी है। दैट्स अ वेरी न्यू इनोवेशन। इसी तरह अगर आप फॉर एग्जांपल किसी की लैटिस के नाम से एक बड़ा अच्छा प्रोडक्ट आता है, लैशेज नहीं है या कम लैशेज हैं, उसको एक्सटेंशंस अगर अब जैसे हमने मना कर दी है तो दे कैन यूज दैट सीरम जिससे उसकी नेचुरल लैशेज जो है वो ग्रो करेंगे। अच्छा, ये अच्छा आपने साथ में एक ब्रांड की पब्लिसिटी भी कर दी है। वैसे तो जो सी लड़कियां जो हैं, अच्छा फिर इतना अगर आप कर रहे हैं तो हमें ये भी बता दें कि सन ब्लॉक अच्छा कौन से वाला है, जो क्या उसके बता दें कि जिसके ऊपर ये चीज़ें लिखी हुई हैं, ये सन ब्लॉक आपके लिए अच्छा। अगर तो आप फॉर एग्जांपल टिंटेड वाला लेना चाह रही है ना, ऑलवेज लुक फॉर अ गुड SPF। 30 इज़ फाइन, 30 और 50। मुझे 100 SPF वाला पसंद नहीं है। उसकी रीज़न ये है कि 100 SPF का एक साइड इफेक्ट है, आप टैन हो जाते हो। तो ट्राई टू स्टे बिटवीन, जो सन प्रोटेक्शन फैक्टर है 30 to 50 की रेंज में आप रहे। इसके अलावा यू नीड टू लुक एट द बॉटल की उस पर UVA++ लिखा हुआ है। और आजकल जो न्यू आ रहे हैं सन ब्लॉक्स, उनमें तो अगेंस्ट विजिबल लाइट्स, जैसे हम लाइट्स में बैठे हुए, उसकी प्रोटेक्शन भी आ रही है। ये मोबाइल की लाइट्स की भी प्रोटेक्शन है। तो उसकी प्रोटेक्शन के लिए भी दे आर फॉर्मुलेटिंग सच प्रोडक्ट्स। आपकी ऑयली स्किन है तो वाटर बेस्ड यूज करें, ट्राई टू यूज दैट काइंड ऑफ सनस्क्रीन, या आप मिनरल बेस्ड आ गए हैं, आपको कॉम्पैक्ट फॉर्म में मिलता है सनब्लॉक, वो आपका कॉम्पैक्ट पाउडर भी है और वो आपका मिनरल एक सनस्क्रीन। अच्छा, ये तो हमने मेडिकल रेमेडीज की बात की ना, अब होम रेमेडीज जो व्यूअर्स हमारे जो घरों में बैठे हैं, जो आम लोग हैं, है ना, कसम से वो बेचारे घर में बैठ के, या वो खवातीन या वो लोग जो अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, वो कैसे अपनी स्किन को अपने आप को बेहतर कर सकते हैं? कि अच्छा खाना खाएं, हेल्दी, ठीक है, ऑर्गेनिक, और उसी खाने को थोड़ा सा, जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम ऑरेंज पील्स जो होता है, जो हम उसके छिलके को उतार के क्रश करके वो आप यूज़ कर सकते हैं एज अ स्क्रब। टू बी ऑनेस्ट दिस वुड बी माई फर्स्ट टाइम कि मैं किसी को शो के ऊपर वो होम टिप्स बता रही हूँ। केले को मैश करके दही में मिक्स गूगल आउट पे बहुत ज़्यादा रेमेडीज मिल जाती है। अच्छा, वैसे आप लोग आती हैं जब कस्टमर्स आपके पास, तो आप उनको बताते हैं कि आप घर में ऐसे कर लें, ऐसे करने से? मैं नहीं बताती एटलीस्ट। वो क्यों बताएं? नो, इट्स नॉट माय फील्ड। मुझे लगता है कि मैं घर पे, मुझे लगता है खाना बहुत मैटर करता है, लेकिन ओरल। अच्छा, मुझे ये लगता है कि अगर आप इनरली आप हैप्पी हैं तो वो कहीं ना कहीं चीज आपके फेस पर आएगी। देखिए, जितनी मर्जी रेमेडीज आप यूज कर लें, बट अनटिल और अनलेस आप अंदर से सैटिस्फैक्शन, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। क्योंकि देखिए, जब आप स्ट्रेस में ना, तो अगर हम उसको साइंटिफिक पर्सपेक्टिव से देखें, आपका कॉर्टिसोल इंक्रीज हो गया, आपको इंसुलिन रेजिस्टेंस भी होगी, और उसके साथ साथ जो आप कॉर्टिसोल बढ़ेगा तो
स्किन के ऊपर जो साइड इफेक्ट्स आएंगे, स्किन थिन भी हो जाएगी। अक्सर मुझे पेशेंट्स कहती हैं कि पहले तो इतनी पेन नहीं होती थी, लेकिन अब थोड़ा सा क्लिनजिंग भी करूँ तो स्किन रेड हो जाती है। दैट इज अ स्ट्रेसफुल कंडीशन, वो बहुत एक इन्फ्लेमेटरी कंडीशन है। तो दे नीड टू ब्रिंग डाउन देयर प्रोफाइल, उसको बेहतर करें, अपने वाइटल्स को बेहतर कराएं, अपने टेस्ट करवा लिया करें, और अपने एक दफा एंडोक्राइनोलॉजिस्ट से भी कंसल्ट कर लें अगर आपको कोई हार्मोनल इशू है, क्योंकि जब तक वो ठीक नहीं होगा हम ना तो एक्ने को टॉपिकल चीज से सही कर सकते हैं, ना हम उसके बाल अच्छे कर सकते हैं। यू नीड टू रूल आउट दोस हार्मोनल प्रॉब्लम्स। ऑब्जर्वेशन है, मैं समझता हूँ ये कि अगर जो लोग ज्यादा हैप्पी रहते हैं, ज्यादा हंसते हैं, ज्यादा खुश रहते हैं एज कम्पेयर टू अदर पीपल जो जरा संजीदा होते हैं, उनका आपको डिफरेंस नजर आता है, ऐसा है कि नहीं है? बिल्कुल ऐसा है, दैट्स वेरी ऑब्वियस। और स्ट्रेस देखिए ना, आप किसी भी चीज़ पे अगर वो कम है ना आपकी लाइफ में, तो यू हैव अ नेचुरल ग्लो, आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। हाँ। अगर आप खुश रहते हैं, टेंशन नहीं तो मोजा ही मोजा। एग्जैक्टली। और कुछ लोग होते हैं वो छोटी छोटी बातों पे इतनी टेंशन लेते हैं, गुस्सा करते हैं। कुछ लोग भी, मुझे लगता है कि आजकल की जो पेशेंट्स, फीमेल पेशेंट्स मेरे पास आ रही है ना, मैं तो मुंह पे भी कह देती हूँ, यू आर बीइंग सो अनग्रेटफुल। आपको अल्लाह ताला ने इतना प्यारा बनाया, आप अपने अंदर खुद से खामियां और फॉल्ट्स ढूंढ ढूंढ के दिखा रही हैं। हालांकि मुझे ऐसा लगता है कि आई हैव अ वेरी गुड मेटिकुलस आई होती है एक डॉक्टर की, अच्छा इस पे ये करें, बट कुछ चेहरे ऐसे हैं कि आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। दे आर कैरिंग परफेक्ट कैनवस, लेकिन वो फिर भी अपने अंदर से, अगर मैं यूं बैठती हूँ तो मोबाइल को यूं रखती हूँ तो मेरी डबल चिन नजर आती है, अगर मैं अपने आप को यूं देखती हूँ मेरी ये प्रोफाइल यहाँ से यूं बेहतर है। ये दीज आर ऑल साइकोलॉजिकल इश्यूज एंड पीपल आर बीइंग अनग्रेटफुल। उनको मेरा ख्याल है शुक्र करना चाहिए। अच्छा, आई थिंक अब ये हमारे सोशल मीडिया ने भी पता है इतनी अवेयरनेस दे दी है, टिकटॉक पे ऐसे ऐसे प्रोसीजर्स हैं, ऐसी ऐसी बलाएं आ गई हुई हैं जो कि पता नहीं क्या क्या करते हैं। टिकटॉक ने काम बहुत खराब कसम से लड़कियां आती है पर कहती है हमें यहाँ से अंदर करना है, यहाँ से बाहर निकालना है, इसको कुछ करना है, इसको कुछ करना है। वो खुद तो स्पॉन्सर करवा लेती है और बाकी लड़कियों को वक्त डाल देती है। ये सारे देखिए टू मिंट मनी, ये सारे एक टैक्टिक्स है। अगर थोड़ी सी आपके फैमिली में थोड़ी जो यूथ और यंगर जनरेशन है, उनको खुद बड़ों को जो है, मुझे लगता है उनको एजुकेट करना चाहिए, लाइक दिस इज समथिंग विच इज फेक और इसका एक साइड इफेक्ट आ सकता है। क्योंकि 18 या 19 ईयर्स पे तो आपकी वैसे ही स्किन बहुत अच्छी होती है, आपको कुछ करवाने की जरूरत नहीं होती। बट नाउ अ डेज आई एम सीइंग वेरी वेरी यंग गर्ल्स, दे वांट टू गेट दीज प्रोसीजर्स डन सो फ्रीक्वेंटली, क्योंकि वो टिकटॉक इंस्पायर्ड उनके इमेजेस को लेके अपने दिमाग में, और जब तक वैसी चीज हो ना तो वो अच्छा, वो जिनको फॉलो कर रही होती हैं टिकटॉक पे, वो तो खुद बेचारी कितने कितने फिल्टर्स के साथ आ रही होती हैं। नेचुरल में मिले तो उनका ये तो किसी को पता ही नहीं है, जिनको वो फॉलो कर रही हैं उनका तो खुद बुरा हाल है। अच्छा, वैसे अभी क्या है, अगर किसी, क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि अगर किसी का फेस बहुत ज्यादा ब्रॉड है तो उसको बड़ा सुनने को मिलता है कि क्या इतना बड़ा मुंह है इसका, किसी का बहुत चिपका हुआ फेस है तो वो फिर उसको होता है कि इतना पतला सा, इतना सा मुंह है इसका। वैसे फेस तो छोटा ही अच्छा लगता है, किसी सूरत में लोग खुश नहीं है, हम सच भी बोले। अच्छा नहीं, टू बी ऑनेस्ट, वो हमारा एक दोस्त था ना, उसका नाम रखा हुआ था BTW, BMW। हम समझते थे कि उसको दोस्त कहते हैं, मैंने गाड़ी से मुशाबत है, तो मैंने इसको BMW को कहते हैं, बड़े मुंह वाला। तो फिर एक और दोस्त का नाम रखा था BTMW। मैंने कहा इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है बेतहाशा मुंह। अच्छा। तो यहाँ तक तो लोग आपको फिर माफ नहीं करते हैं। अच्छा, उसमें ये आता है कि देखिए, अगर तो अल्लाह मियाँ ने नेचुरली आपकी मसल्स और आपका जो बहुत बोनी फ्रेम है, स्पेशली जॉ लाइन की जो एक हड्डी है वो बड़ी है, ब्रॉड है, तो देन यू कैन नॉट डू मच, आप इतना ज्यादा उसके साथ प्ले नहीं कर सकते। बट ऑन द अदर हैंड, अगर आप फीमेल्स में जिनका एक मैसेटर मसल जो है वो प्रोट्रूड कर रहा होता है, या ज्यादा होता है, या ओवर एक्टिव होता है, उसमें हम वी गिव बोटॉक्स इन दिस एरिया, तो बड़ा अच्छा वो स्क्वायर से थोड़ा सा वी लाइन हो जाता है। इट्स अ वेरी गुड प्रोसीजर, जस्ट 15 मिनट्स का प्रोसीजर है, and you are going to see results after 3 or 4 days. लेकिन फिर ये है कि बाद में रिपीट आपको करवाना पड़ता है every 6 months. Okay, every 6 months. फिर उसके बाद गुजारा नहीं है, उसके बाद फिर आपको आदत हो जाती है ना अपना, फिर स्क्वायर की बजाय वी लाइन। मैंने जितने भी पेशेंट्स वी लाइन की किए हैं, उसमें होता ही है कि उनकी फैमिली भी ये नोट करी होती है, दे हैव लॉस्ट द वेट, क्योंकि फेस छोटा लगता है ना। इसके अलावा वी यूज अल्ट्रासाउंड टेक्नोलॉजी, जैसे हाइफू है, अल्थेरेपी है, ये सारे वो प्रोसीजर्स हैं जो ऑब्वियसली फैट को कम करने में हेल्प आउट करते हैं। देन वी आर ऑल्सो यूजिंग कायबेला, जो लिपोलिटिक इंजेक्शंस है, एक्सेस फैट है, जॉल एरिया फैट पड़ा हुआ है, तो उसको भी हम थोड़ा सा कम कर लेते हैं इन प्रोसीजर्स के जरिए। अच्छा, वैसे ये प्रोसीजर्स ये अजीबो गरीब से नाम है, मुझे तो शायद पता भी नहीं था कि इस किस्म के भी क्या प्रोसीजर्स है, लेकिन पता है अब हमारी यूथ बहुत ज़्यादा एजुकेटेड है, वो देखती है इस तरह के और फिर अगले दिन ही जी हमने तो यही करवाना है। नाउ दे हैव स्टार्टेड लर्निंग द नेम्स ऑफ ऑल द बूस्टर्स। ओह माय गॉड, पूरा अपना रिसर्च वर्क करके आती हैं पेशेंट्स, हमें ये कराना
है एग्जैक्टली। वाओ, अच्छा उसी की फाइन लाइंस की तरफ अगर मैं आती हूँ, या एक हम यंगस्टर्स को नहीं, एक वो लड़की जो कि चूल्हे के पास जाके खाना भी बना रही है, फिर अपनी फैमिली को टेक केयर भी कर रही है, रात को सोने से पहले ऐसी क्या चीज़ आप रिकमेंड करेंगे कि वो डेली शी शुड नॉट स्किप दैट? शी शुड अप्लाई गुड मॉइस्चराइजर रात को। यस, रात को ज़रूर, क्योंकि अगर स्किन में लैक ऑफ हाइड्रेशन है दैट विल कॉज अगेन ऑल दोज सिम्टम्स फाइन लाइंस वाले, और आपकी स्किन की कंडीशन भी सही नहीं रहती। तो बेहतर सबसे अच्छा चीज़ ये है कि रात को यू शुड मॉइस्चराइजर विच शुड कंटेन हेल्दी इंग्रेडिएंट्स, ग्रोथ फैक्टर्स वाले सीरम्स या जो मॉइस्चराइजर्स हैं, दे आर वेरी गुड। वगैरह यूज कर सकते हैं। रेटिनॉल भी, यस, आई एम अ फैन ऑफ रेटिनॉल। रेटिनॉल आपने अपने एक दफ़ा डॉक्टर से पूछ के प्रिस्क्राइब करवाना है, ठीक है। और शुरू में पर्जिंग होती है समटाइम्स, वो जब हम कंसल्टेशन करते हैं तो बता देते हैं, बट रेटिनॉल फॉर मी इज अ हीरो प्रोडक्ट। अच्छा, स्टार्टिंग में आपको थोड़ा सा वो इचनेस करेगा, थोड़ा सा उसके फिर आहिस्ता आहिस्ता उसकी स्ट्रेंथ बढ़ा देंगे, नॉट डाउन टाइम रियली बट लाइट। बट ये भी तो है ना कि एक चीज़ या एक सीरम या एक लोशन, कोई भी मॉइस्चराइजर है, वो इनको अगर इनकी स्किन पे सूट कर रहा है, लाजमी नहीं कि मुझे भी वही सूट करे। अभी तो मैं कह रही हूँ ना कि एक दफा अपने प्रिस्क्रिप्शन डॉक्टर से बनवा के फिर प्रोडक्ट्स यूज करनी है। आपको जाके ऑनलाइन परचेजिंग से जरूरत नहीं है, गेट योर प्रिस्क्रिप्शन। डॉक्टर आपको आपकी स्किन देख के बता देंगे कि रेटिनॉल, फॉर एग्जांपल अगर एक रोजेशिया की पेशेंट है तो वो तो यूज ही नहीं करेगी रेटिनॉल। वो ये नहीं है कि मैंने शो में सुना था तो मैं रेटिनॉल बाय कर लेती हूँ, स्किन सेंसिटिव है। रेटिनॉल इज नॉट फॉर हर स्किन टाइप। रेटिनॉल अदरवाइज स्कार्स, पोर्स, ऑयली स्किन टाइप जो है उस पर बड़ा अच्छा काम करता है, देन दे कैन गेट द प्रोडक्ट। बट उसमें भी ये होता है कि परसेंटेज होती है रेटिनॉल की। वी विल स्टार्ट फ्रॉम 0.025 से 1% तक हम उसको लेके जाते हैं। हाँ। अच्छा, हमारी स्किन के लिए जो डेली मेकअप यूज करते हैं, हाँ क्या जो डेली मेकअप यूज करते हैं, तो वो उनके लिए क्या होना चाहिए, ताकि हम देखें, अब डॉक्टर है तो फ्री का मशवरा तो हमारे लिए भी होना चाहिए। अच्छा, आपका क्लिंजर बहुत अच्छा होना चाहिए, क्योंकि मेकअप की वजह से इतना वो डेब्रिस और पूरा वो जमा हो जाता है, तो यू शुड हैव अ गुड क्लिंजर। और आजकल जो टोनर्स, एक जमाने में टोनर्स को हम बहुत वो कर रहे थे, डिस्करेज कर रहे थे, क्योंकि वो उसकी रीजन ये थी कि बहुत ज्यादा ड्राइंग इफेक्ट कर रहे थे। बट नाउ डेज बहुत अच्छे टोनर्स के अंदर वो वाले उन्होंने इंग्रेडिएंट्स डाले कि वो बहुत अच्छी सी एक तो क्लिंजिंग भी कर देते हैं और फिर मॉइस्चराइज भी कर देते हैं। क्लीन करने के बाद आपने टोनर जरूर अप्लाई करना है, तो इफ यू आर वेयरिंग मेकअप, ओके, अदरवाइज यू डोंट नीड टू अप्लाई। नहीं, अदरवाइज आपने अगर मेकअप रिमूव ही करना है तो फिर तो टोनर अप्लाई करने की जरूरत नहीं है। नहीं, रिमूव करने के बाद अप्लाई करना है ना। रिमूव करेंगे क्लेंजर से, किसी अच्छे क्लेंजर से, उसके बाद यू शुड अप्लाई टोनर। उससे ये होगा कि एक्नी से आप थोड़ा सा स्क्रब वगैरह, स्क्रबिंग लाइट स्क्रब्स यू कैन यूज। अगेन स्क्रब्स भी मुझे थोड़े पाउडर फॉर्म में अच्छे लगते हैं। दे आर अ वेरी गुड एक्सफोलिएटर, मास्क का काम भी करते हैं और स्क्रब भी होते हैं। वेरी जेंटल आल्सो। कोई सजेस्ट करिएगा, बाकी जो लोग भी देख रहे हैं, अब मुझे शायद फोबिया सा होता है कि अगर दिन में मैंने एक दफा फेस वॉश यूज कर लिया ना, तो मेरी कोशिश होगी कि पूरा दिन मैं वैसे फेस वॉश कर लूं, मैं कोई सोप या फेस वॉश ना अप्लाई करूं। तो वो भी ठीक है, कितने दफा दिन में अनहाइजीन कहते हैं। नहीं, अनहाइजीन नहीं, वैसे एक होता है ना कि आप वैसे फेस वॉश कर लें अपना। देखिए, आप फेस वॉश कर सकते हैं अगर आपका क्लेंजर अच्छा है। अगर आप सेंसिटिव स्किन है तो यू विल बी यूजिंग माइल्ड क्लेंजर जिसमें इंग्रेडिएंट सारे सूदिंग वाले हैं। वो दिन में आप 2 से 3 दफा भी यूज कर सकते हैं। अगर आपका क्लेंजर, फॉर एग्जांपल इफ यू आर यूजिंग एक्सफोलिएटर, जिसका मतलब ये होता है कि स्किन को थोड़ा सा पील ऑफ करेगा, वो फिर आप वंस अ डे यूज करेंगे। ओके, ओनली वंस अगेन अपने डॉक्टर के पास जाके एक अच्छी मुझे इतना समझ आया कि अगर आपका अच्छा सा सोप आप ले लें जिस थोड़ा माइल्ड के मुताबिक, अगर आप क्लेंजर यूज कर रहे हैं तो आप उसको 2-3 दफा भी इस्तेमाल कर सकते हैं दिन में। लाजमी नहीं है कि मेकअप के बाद ही उसको यूज करना है आपने। मेकअप वाली चीज तो सेपरेट है ना, उसमें तो हमने टोनर्स भी ऐड कर दिए हैं ताकि वो एक अच्छे से क्लेंजिंग हो जाए। क्योंकि कई लड़कियां मैंने देखा है वो सही से वॉश करके नहीं सोती हैं और उसी के ऊपर सीरम्स वगैरह लगा लेती हैं। एग्जैक्टली, वो स्पेशली जो हाइड्रोफेशियल वाली क्लाइंट्स होती है ना, उनके प्रॉब्लम्स ये होते हैं कि उनकी अच्छी क्लेंजिंग रूटीन नहीं है। यस, वो मेकअप बिल्कुल अंदर गए होते हैं। मेकअप रिमूव करने के लिए कितनी देर तक आपको फेस को वो होता है ना थोड़ा सा क्लीन करने के लिए? थोड़ा बी जेंटल विद योर स्किन। इतना ज्यादा आपने इसको, आपकी कपड़ा नहीं है जिसको आपको रगड़ के वॉश करना है। यही चीज मैं कहता हूँ, आप इतना ज्यादा क्यों उसमें कॉन्शियस होते हैं? जैसे अभी सैनिटाइजर्स वगैरह लोगों ने इतने यूज करना स्टार्ट कर दिए कि वो आपके पूरा यहाँ पे एक्जिमा और इस तरह की सारी आपके प्रॉब्लम्स आ रहे थे। तो अगेन आपको क्योंकि हेल्दी फ्लोरा भी मेंटेन करना है अपनी बॉडी पे, आप इतना ज्यादा एक्सेस वॉश नहीं करेंगे। यंग लड़कों में मैंने एक देखा है, वो समझते हैं कि जब हम बहुत ज्यादा फेस वॉश करते हैं तो हम गोरे लगते हैं। लड़कों को ये कि मैंने अपनी
यूनिवर्सिटी में किसी को लगे ना लगे, उनको खुद से हर लेक्चर के बाद ना एक हमारी क्लास में एक लड़का होता था, हर लेक्चर के बाद अपना फेस वॉश करके आता था, और वाकई वो थोड़ा सा पता नहीं शायद कोई फेयर एंड लवली भी लगाता था, तो उससे कॉम्प्लेक्शन लग रहा होता, तो हम सोचते थे कि हर वक्त ये फेस क्यों वॉश करता है। इसी वजह से उन्हें लगता है कि है ही, अगर आपने फेस वॉश बार बार किया ना, ये वैसे दिस इज ट्रू, उन्हें लगता है कि वो देखो मेरा फेस देखो थोड़ा नीट लग रहा है ना, नीटली वाइट लग रहा है ना, क्यों कि उसने सिर्फ ये साइकोलॉजिकल फोबिया है। और देखिए अगर एक लड़का फॉर एग्जांपल आउटडोर उसका काम है, उसकी जॉब इस तरह की है, तो ऑब्वियसली वो दिन में उसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी वॉश करने की, वो 2-3 दफा अगर पूरे दिन में वॉश करता है। अच्छा जैसे हम लोग हैं, हम जो ज्यादा गाड़ी में ही रहते हैं, घर जाएंगे मोमेंट डस्टी उसमें अवॉइड ही करते हैं, तो वो दिन में 1 या 2 दफा कर ले तो इनफ नहीं है? दैट इज इनफ। आपकी अपनी बहुत पर्सनलाइज्ड आपकी रूटीन होती है, अगर आपका इतना ज्यादा पॉल्यूटेंट्स एक्सपोजर नहीं है तो 2 वॉशेस वुड बी इनफ। लड़के या तो एक वो कैटेगरी है जो कि बहुत ज्यादा स्किन केयर करते हैं, एक लड़कों की वो कैटेगरी है जो कि कहते हैं कि नहीं हमने बिल्कुल नहीं लगाना, हमको लड़कियां हैं, ये तुम लोगों के काम है, बट हमने तो कभी थोड़ा सा ट्रेंड चेंज हो रहा है, सन ब्लॉक का यूज नहीं करते। और लड़कों ये स्पेशली ये जो यंग लड़के होते हैं उनको एक्ने बहुत ज्यादा हो जाती है, अगेन ड्यू टू हार्मोनल प्यूबर्टी लेवल्स पे। लड़कों के लिए ज्यादातर मैंने होम केयर रिजीम ही रिकमेंड करती हूँ। मुझे लगता है कि वो एक दफा ट्रीटमेंट कराएंगे, उसके बाद उन्होंने आना नहीं, दे आर केयर फ्री। और उनकी जो होम केयर रिजीम भी है उसमें बहुत ज्यादा कोई लंबी लिस्ट नहीं होती, एक अच्छा सन ब्लॉक, आपका एक अच्छा क्लेंजर एंड सीरम, दैट्स इट। अच्छा मुझे कई दफा लगता है कि ये जो बेखबरी और बेखौफी होती है ना, ये भी अल्लाह की बड़ी ब्लेसिंग होती है। लेकिन फिर भी तुम 2 दफा मुंह धोया करो, सुबह और शाम दोनों दफा। नहीं वो तो मुंह धोना होता है, वो तो दिन में 2 दफा तो मुंह धोते हैं, एक मेकअप के बाद लेकिन धोते हैं। आपको अपनी स्किन से बेखबर नहीं होना चाहिए, फिर वी आर गोना सी ऑल द सिम्पटम्स ऑन इसका मैंने देखा है कि कह रहे हैं ना इग्नोरेंस इज ब्लेसिंग वाली बात कर रहे हैं, लेकिन आपको उससे अवेयर होना चाहिए। इतने लोग इसको मिलते हैं और एक ही बात, वजाहत भाई क्या बात है, इतनी फ्रेशनेस कहाँ से आ रही है? मैं क्या कहाँ है, मुझे भी नजर आए। फायदा ब्यूटी। अच्छा इसका राज खोलेगा ये भी। नहीं होता है ये, लड़के इतने गोरे होते नहीं है जितना ये गोरा है, पता नहीं कहाँ से, लेकिन लड़के इतने गोरे होते नहीं है। होते भी हैं मेरे ख्याल से, बट ये है कि आप जरा स्किन की केयर करें। मुझे लगता है कि आप जरा डस्टी इन्वायरमेंट में ना जाएं तो आप नेचुरल होते हैं। एग्जैक्टली जितना अपने आप को जो टॉक्सिक पॉल्यूटेंट्स हैं उनसे थोड़ा सा आप देखिए, इवन आउटडोर जॉब्स जो करते हैं लड़के, जो जैसे फॉर एग्जांपल अगर कैमरा ही आउटडोर शूट कर रहे हैं, उनकी स्किन टोन वुड बी वेरी डार्कर देन द वन। अच्छा बट मुझे टू बी वेरी ऑनेस्ट, मुझे ये लगता है अपने बारे में कि अगर आप ज्यादा हंसते हैं या ज्यादा हैप्पी रहते हैं, प्रिटेंड करें वो अलग चीज है, लेकिन अगर आप वाकई में नेचुरल रहते हैं तो इससे बहुत फर्क पड़ता है, आपकी स्किन आपको फील हो रहा होता है अंदर से। इन द एंड अगर हम नेचर के करीब थोड़ा चले जाएं, ऑर्गेनिक फूड खा लें और अच्छे जो थोड़े से प्रिजर्वेटिव फ्री प्रोडक्ट्स भी यूज कर लें, तो दैट्स द की। बिल्कुल लास्ट में मैं चाहूंगी कि वो तमाम लड़कियां जो कि सारा दिन गॉसिप करती रहती हैं, मोहल्ले की हर बात, फैमिली की हर बात एक दूसरे को बताती है, लड़ाई बुझाई करके, और फिर एंड पे कहती हैं या अल्लाह हमारा चेहरा नूरानी हो जाए, तो उसके लिए और वो लड़कियां भी जो इतना लड़ती हैं अपने शोहरों से और उसके बाद कहती हैं मेरा मुंह ना खुलवाना, उनके लिए भी कोई मशवरा नहीं, एस्थेटिक ट्रीटमेंट आपके पास है? उनके लिए दुआ ही है, बहुत अच्छी चीज है कि वो 5 टाइम वजू करके नमाज पढ़े और अपनी सारी वो जो एनर्जी है ना उस साइड पे फोकस करे, तो आपको नेचुरली नूर मिल जाता है। हाँ वैसे ये बात ठीक है। दरिया कूजे में बंद के करक्स यही है कि अगर आप 5 वक्त की नमाज पढ़ें, आप भी पढ़ें, हम भी पढ़ें, हम सारे पढ़ें, लगता है तो ये सबसे ज्यादा। देयर वाज अ टाइम आई हैव ट्राइड योगा आल्सो, बट मुझे लगता है मुझे लगता है जो नमाज है ना, इट्स द परफेक्ट योगा फॉर यू। जो माइंडफुलनेस और जो कंसंट्रेशन और फोकस आपको नमाज देती है ना, सजदे में जाके आपको ऐसा लगता है ऐसे सारा बर्डन आपने जमीन के ऊपर फेंक दिया। और अभी तो देखिए ना, हालांकि काम तो हमारा था, लेकिन अमेरिका में रिसर्च हुई है कि सजदे में जाने से कितनी डिजीजेस उन्होंने वो मेंशन की हुई है कि कम हो जाती है, ब्लड सर्कुलेशन आपकी जो है अच्छी हो जाती है। पूरे वो जो पोस्टर्स हैं नमाज के और अलोंग विद दैट रेसिटेशन के साथ ये देखो आपको वाकई रिजल्ट्स मिलते हैं, लेकिन इस पे बिलीफ भी होना चाहिए। हमारे रोजा पे अब जाके इंटिमेट फास्टिंग और ये सब कुछ कर रहे हैं, हमारी फास्टिंग तो हमें तो कुदरती तौर पे अब जाके मेडिकली। अच्छा हम लोग तो अगर नमाज या फास्टिंग करते हैं, हम तो अल्लाह से अजर की, ये तो उसकी बाय प्रोडक्ट्स है ना, हम तो इस नियत से नहीं करते, बट ये उसकी बाय प्रोडक्ट्स। लेकिन मुझे लगता है अगर हम अपने जो ब्यूटी कॉन्शियस पेशेंट्स को साथ अगर ये ऐड करवा देना, तो मतलब चलिए फॉर एग्जांपल नियत कुछ भी है इस चीज को करने के लिए, लेकिन इनको बहुत फायदा देगी, बहुत फायदा देगी। अच्छा वैसे ही नमाज पढ़े ना पढ़े, लेकिन इस चीज के बाद ये नमाज पढ़ना शुरू कर देंगे। जैसे डेंगू आया था, डेंगू उससे पहले बड़े बड़े उलमा इकराम, माँ बाप की डांट भी लड़कियों को पूरे स्लीवलेस कपड़ों से नहीं बचा सकी, लेकिन डेंगू मच्छर ने उनको पूरा कवर कर दिया था। तो ये चीजें नमाज, मैं कहता हूँ नमाज क्या कहती हूँ, कोरोना ने पर्दा करवा दिया था। ये अगर आप ये चीज बताएंगे ना, नमाज तो
के वीकेंड तहज्जुद पढ़ना भी शुरू हो जाएंगे, इसका इतना फायदा। ऐसे वैसे ये है, आई मीन एट द एंड इवेंचुअली ये है कि जहाँ पर भी आपका नियत, उसी की बात कर रहे थे ना, जहाँ पे आप सेटिस्फाई हैं। डॉक्टर सैरिश, बहुत मजा आया आपसे बात करके, और हमारे व्यूअर्स को भी बहुत मजा आया होगा। आई एम श्योर आपको भी बहुत मजा आया होगा। आपके हिस्से की तारीफ भी हम पूरी करते हैं। आज की बात का क्रक्स ये है कि बी प्योर, बी ऑर्गेनिक। जितना ऑर्गेनिक और जितना नेचुरल आप रहेंगे, इनर ग्लो भी आएगा और आउटर ग्लो भी आएगा। आपसे मुलाकात होगी नए पॉडकास्ट में। बाय बाय।